हाँ जी, वेलकम टू सीए इंटर ग्रुप 2। हम लोगों ने यहाँ बैठे हर बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, मेजॉरिटी बच्चे वही हैं ना जिन्होंने सीए इंटर ग्रुप 1 जो है वो ओल्ड कोर्स में दिए, ग्रुप 1 ओल्ड कोर्स में दिए और अब ग्रुप 2 दे विल बी गिविंग इन न्यू कोर्स, क्योंकि ओल्ड कोर्स तो बंद हो गया अब, है ना। मई 24 के लिए तो ओल्ड कोर्स है ही नहीं, मई 24 के लिए तो वी हैव न्यू कोर्स। तो कितने मजे की बात है, आप वो कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने ओल्ड कोर्स का भी आखिरी अटेम्प्ट दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी आप बने और नए कोर्स का भी पहला अटेम्प्ट आप लोग ही दे रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। सीए इंटर ग्रुप 2 में हम सबको पता है कि 3 पेपर है बेटा, ऑडिट, एफएम, एसएम और कॉस्ट। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये भी प्रैक्टिकल हो गया, और ये दोनों क्या है बच्चे, थ्योरी। तो हाँ जी, कोई बात। तो ये हो गए आपके थ्योरी। मेरा सवाल, यार देखो तुम लोग सीए के बच्चे हो, तुमने फाउंडेशन में लॉ पढ़ा, फिर इंटर में लॉ पढ़ा। मैं लॉ के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एक सवाल पूछूंगा, थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैं बताता हूं, मैं भी इसी बिरादरी से हूं जिस बिरादरी से तुम हो, है ना। यार बड़ी बोरिंग होती है यार, समझ तो आ जाती है लेकिन लर्न नहीं होती यार लर्न भी हो जाती है यार, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है यार ये नहीं समझ आता यार सब कुछ कर लेता हूं पेपर देख के, यार पता नहीं क्वेश्चन में मैं ब्लैंक क्यों हो जाता हूं पेपर देख के यार। तुम्हें पता है ये जो 4 वर्ड्स मैंने बोले ना, आई एम टीचिंग फ्रॉम 2007 सीए, मैं सिर्फ सीए इंटर पढ़ाता हूं, लॉ एंड ऑडिट, ठीक है। मैं 2007 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब भी यही 4 बातें थी, और आज 15-16 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी बच्चों के मन में यही 3-4 बातें बैठी हुई हैं। मैं पहले बोरिंग पे आता हूं। कोई चीज बोरिंग कब होती है पता है, जब उस चीज में इंटरेस्ट ना आए। अगर इंटरेस्ट आ जाए तो उससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बट अगर हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मान लो लॉ ही था, एक एग्जाम्पल है मेरा, लॉ था, मैं सीए करने गया था, आपको मैं अपनी बात बताता हूं, मैं सीए करने गया, फाउंडेशन में लॉ पढ़ा, मर्केंटाइल लॉ जिसे बिजनेस लॉ बोलते हैं, लॉ में ऐसा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैंने पहले सीए बीच में छोड़ दी और एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली। इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, बात समझ रहे हो। एलएलबी बैचलर्स ऑफ लॉ, एलएलएम मास्टर्स ऑफ लॉ, क्लियर। तो मेरा डाउट, इंटरेस्ट आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगा। जो चीज बोरिंग है ना, ये मान के चलना वो चीज इंटरेस्टेड, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं पैदा हो पाया, इसलिए वो चीज बोरिंग है। अब ऑडिट बोरिंग कैसे हो सकता है, मेरा डाउट है तुम लोगों से। सीए बन के करोगे क्या, सीए बन के करोगे क्या। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ऑडिट, कईयों ने तो बोल दिया ऑडिट, कईयों के मन में सवाल है भाई ये होता क्या है, भाई ये होता क्या है। अभी इस पे 5 मिनट बाद आएंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। मेरा सवाल सेकेंड, सर लर्न नहीं होता। अब यार लर्न करने के ना सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं, कहीं लिख लिख के लर्न करते हैं, कहीं ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब आई अप्रिशिएट, कहीं ऐसे पता कैसे बच्चे होते हैं, वो 1 बार 2 बार बुक पढ़ लेंगे ना, उनके माइंड में बैठ जाएंगी चीजें, फिर वो बना बना के लिख लेंगे। प्रेजेंटेशन, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स खोल के देखो, सिंपल पॉइंट फॉर्म में, पैरा फॉर्म में, जैसे मर्जी लिखो। बस एक चीज जो मैं बोलता हूं प्रेजेंटेशन में होती है, लॉ पढ़ रहे हो या ऑडिट पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी उसके कीवर्ड्स हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए। आप लॉ पढ़ो, आप पैराग्राफ में लिखो, आप पॉइंट्स में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार लिखो वो वर्ड्स जो वर्ड्स इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं। अब एक वर्ड मैं बताता हूं आपको, ये वर्ड बच्चों को समझ नहीं आता, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मेरा डाउट देखो कितना अजीब सा वर्ड है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसकी सिंपल भाषा में देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीए फाइनल में अकाउंट्स के पेपर का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। फ्रेमवर्क मतलब हमें अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। सब बच्चे बताओ मुझे, ग्रुप 1 पढ़ के आए हो, मैं टेस्ट नहीं करूंगा, 12th पढ़ी है, फाउंडेशन पढ़ी है, अकाउंट्स बनाने के लिए क्या हर बंदा कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 फॉलो करता है। अगर मैं बोलूं एज अ जर्नल रूल तो यही है सबके पास, और कुछ तो है ही नहीं फॉर्मेट में।
इसी को सबको फॉलो करने साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस जिसे हम बोलते हैं, क्या इन्हीं दोनों को दिमाग में रख के अकाउंट्स बनाए जाते हैं? तो कहने से यही दोनों क्या है मेरे बच्चों, बोलो? फ्रेमवर्क। किस चीज का फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, एप्लीकेबल वर्ड मैंने नहीं समझाया, एक और वर्ड बोलता हूं, एप्लीकेबल, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आप ही समझाओगे मुझे, लीगल एंड रेगुलेटरी अकाउंटिंग की बात चल रही है या लॉ की बात चल रही है? रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा? देखते हैं सर, कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि वो कंपनी है और सर मार्केट में उसने अपने शेयर इशू करे हैं तो सेबी भी होगा। ये दोनों क्या बन गए? अगेन फ्रेमवर्क। अब लॉ में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो सिर्फ लॉ ही चलेगा वहां पे, कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट, ये क्या बन गया बेटा, बोलो? फ्रेमवर्क। मैंने आपको वर्ड समझाने की कोशिश करी, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनीज एक्ट और एएस, लॉ पढ़ने के लिए कंपनीज एक्ट और सेबी, ये हमारे क्या है? फ्रेमवर्क्स। अब सर ये एप्लीकेबल का मतलब क्या है? एप्लीकेबल, मेरा डाउट सब बच्चों से, क्या हर किसी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेम होगा? मेरा डाउट, मैंने लिखा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आंसर था कंपनीज एक्ट 2013 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर कंपनीज का फ्रेमवर्क होता है। मेरा डाउट सब बच्चों से, क्या सबका सेम फ्रेमवर्क होता है? 99% कंपनीज इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। लेकिन अगर आपको आइडिया हो, अकाउंट्स की क्लास में एक वर्ड होता है बैंकिंग कंपनी, हमने लॉ में वर्ड सुना होगा, हमने वर्ड सुना होगा इंश्योरेंस कंपनीज। मेरा डाउट सुनिए ये दोनों वर्ड्स। अब बैंकिंग कंपनीज को ना आरबीआई ने मना कर दिया। आरबीआई बोला यार तुम ना कंपनीज एक्ट वाला फॉर्मेट छोड़ दो यार, वो ना इनएडिक्वेट है। बैंकों में आपको शायद पता होगा, बैंकों में मेन काम लैंड बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी का नहीं है। क्या मैं ठीक वर्ड यूज कर रहा हूं? वह मेन काम है हैंडलिंग का, आना जाना, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, डिपॉजिट जा रहे हैं, लोन आ रहे हैं, लोन जा रहे हैं। तो बैंकों के लिए आरबीआई ने बोला यार एक काम करो, तुम ना अपनी जो अकाउंट्स बनाओगे ना वो छोड़ दो, कंपनीज एक्ट छोड़ दो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आरबीआई एक्ट में या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तुम्हें हम बताते हैं अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो अब एक बैंकिंग कंपनी आई मेरे पास, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास एक बैंकिंग कंपनी आई आईसीआईसीआई बैंक, बोली अश्मीत सर हम लोगों को अपना अकाउंट्स बनाने कैसे बनाएं? अब मेरा डाउट, मैंने बोला भाई तुम बैंकिंग कंपनी हो ना, रुकना, तुम लोग इन दोनों को फॉलो करो। मेरा डाउट, इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मेरे पास आई, बोली अश्मीत सर मेरे बारे में भी बता दो। मैंने कहा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आप तो एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आपके लिए आईआरडीए नाम सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी अपनी एक्ट है आईआरडीए एक्ट, उसमें बता रखा है फ्रेमवर्क क्या होगा। क्या मेरी बात क्लियर? तो हर किसी का फ्रेमवर्क सेम नहीं हो सकता। नेचर ऑफ बिजनेस अगर अलग होगा तो अकाउंट्स बनाने का तरीका, सिंपल भाषा में बोलो, थोड़ा सा अलग होगा। तभी यहां वर्ड लगता है एप्लीकेबल। तुम्हारे पे जो भी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है तुम उसको फॉलो करके अपने क्या बनाओ? अकाउंट्स। अब आप बस, मैंने इतनी लंबी बात कर दी, मैं बोलना क्या चाहता था, अब क्या ये 4 वर्ड्स देखने में तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स बनाने का तरीका। अब बहुत सारे बच्चे ये वर्ड पेपर में लर्न ही नहीं कर पाते या लिख ही नहीं पाते। वो पता कैसे लिखेंगे? कंपनीज शुड फॉलो, कंपनीज शुड फॉलो कंपनीज एक्ट एंड एएस। यार अगर इतना जनरल लिखना होता तो इंस्टीट्यूट पागल है जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं। प्लीज अवॉइड जनरल लैंग्वेज इन योर थ्योरी पेपर्स। आपने आज एसएम की क्लास भी पढ़ी, उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुछ की वर्ड्स हैं, उनको लर्न करना है। अगर आपके वर्ड्स ठीक है तो आप नुकसान में जाओगे ही नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। और हमारे सीए के बच्चों की ना एक बहुत गंदी आदत है, तुम्हारी भी है, हमारे सब सीए के बच्चों की गंदी आदत है, हमारा सारा फोकस अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करने में चला जाता है। होमवर्क कर रहे हैं बना के, लॉ, ऑडिट, तुम ऑडिट छोड़ो, लॉ की बात कर लो। तुमने लॉ कब पढ़ा? घर अपने लिए कब पढ़ा? क्लास तो तुम्हारी चलती थी लॉ की, उसको छोड़ती है। तुमने लॉ पढ़ा कब? साथ साथ पढ़ा 6-8 महीने लगा के? नहीं, मैं बताता हूं कब पढ़ा। तुमने लॉ पढ़ा आखिरी के 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने पहले। कहीं समझदार थे 2-3 महीने पहले उठा लिया, कहीं इतने समझदार थे उन्होंने 10-1 महीना पहले लॉ उठाया।
इतना कम टाइम क्यों दे रहे हो? इकोनॉमिक्स में या मैथ्स में कभी वर्ड नहीं पढ़ा वेटेड एवरेज? यार कमाल है, अकाउंट्स के लिए या कॉस्टिंग के लिए इतना इतना टाइम और लॉ के लिए इतना सा टाइम। एक ना अपने सीनियर से कभी आपकी बात हो ना, किसी के भैया दीदी सीए हो, तो वो बड़ी एक बात बोलते हैं, यार ऑडिट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, यार ये पेपर में बच्चे पास ही नहीं होते, यार 40 ही नहीं आते। ये बहुत बोलते हैं। अगर आपके कोई सीनियर हो ना तो उनसे पूछना, वो कहेंगे यार ऑडिट ना, यार नंबर ही नहीं दिलवाता। मैं इसका जवाब आपसे पूछूंगा। मेरा एक फाउंडेशन का बैच चल रहा है, ठीक है, सीए फाउंडेशन के बच्चों को मैं लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब बात सुनना, मैंने उनको बोला देखो तुम्हारा दिसंबर अटेम्प्ट है, अब अक्टूबर खत्म, नवंबर आ गया, चलो अब ना बहुत पढ़ाई हो गई, अब तुम लर्न करो और हम क्या लेंगे, तुम्हारे टेस्ट लेंगे, ठीक है, तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा, तुम्हारे टेस्ट होंगे। अब मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट सपोज बोला, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ना मॉक टेस्ट है, सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को 10 दिन लगाओ, लर्न कर लो अच्छे से, देन तुम्हारा मॉक टेस्ट है। अब जब मैंने उनके सामने क्वेश्चन बैंक रखा ना, 10 क्वेश्चन उनको दिए, आपको पता है बच्चों से क्वेश्चन, कई बच्चों ने क्वेश्चनों में सेक्शन ही गलत लगा रखा है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा यहाँ ऑर्डिनरी डैमेज होगा या स्पेशल डैमेज होगा। मेरा सवाल था भाई तुमने लर्न किया? कहते सर लर्न तो किया, चीजें ना मिक्स हो गई, मतलब समझ सा नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन में ना लगा ये सेक्शन भी लगा दूं, इस क्वेश्चन में लगा ये सेक्शन भी लगा दूं। उनकी ये चीजें मिक्स सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने लॉ को बिल्कुल एंड में टाइम दिया, उन्होंने लॉ को टाइम कम दिया। ये गलती मत करना। मैंने इतनी लंबी लेक्चर आपको दे दिया, मैं आपको ऐसे बच्चों से मिलवाऊंगा। 2010 में मेरा स्टूडेंट शैलेंद्र पांडे सिर्फ ग्रुप 2 दिया था उसने, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 पहले ग्रुप 1 पास किया होगा, बाद में ग्रुप 2 दिया था। लॉ नॉर्थ इंडिया हाईएस्ट 88 मार्क्स, नॉर्थ इंडिया। मेरा डाउट, मैंने सिर्फ शैलेंद्र से पूछा, मैंने कहा शैलेंद्र बेटा तूने किया क्या था? मैं आपको 2010 की बात बताता हूँ। बोला सर मेरा एक रूल था, आपने जो पढ़ा ना मैंने डेली घर जाके उसको लर्न कर लेना। मैंने समझना नहीं सर, समझ तो क्लास में आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, समझ आ गया घर जाके एक बार रीड मार लेते हैं। अरे भैया तुम्हें जब समझ आ गया, रीड मारने से क्या होगा? अगर कोई बच्चा रोज की क्लास के बाद चीजों को लर्न कर लेगा तो क्या होगा? क्या बाय द एंड ऑफ द बैच उसका पूरा सिलेबस लर्न होगा? और जिसका जितने दिन पहले चीजें लर्न होंगी ना बेटा, उसका उतना ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। तो मेक अ हैबिट कि तुमने रोज का ऑडिट जितना मैं करा रहा हूं लर्न करना है, ताकि बाय द एंड ऑफ द बैच तुम लोगों को ऑडिट अच्छे से लर्न हो। मार्क्स दिलवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्क्स दिलवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं गारंटी दूंगा तुम्हारे में से कोई बच्चा ऑडिट में फेल नहीं होगा, बट मेरी कुछ कंडीशन है उसे फॉलो कर ले। मुझे ऑडिट लर्न चाहिए, लर्न वर्ड समझ रहे हो, लर्न, रीड नहीं, मुझे ऑडिट लर्न चाहिए। आप बस ऑडिट लर्न कर लो, आप में से किसी के ऑडिट में नंबर कम आ ही नहीं सकते। मुझे सीए में सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई लगता है तो ऑडिट लगता है। मैं लॉ भी पढ़ाता हूं, पर मैंने लॉ का नाम नहीं लिया, मैंने नाम, लॉ में बहुत सारी कंडीशन है जो लर्न करनी होती है। कहाँ एसआर है, कहाँ ओआर है, कहाँ पोस्टल बैलेट है, कहाँ क्या है, बड़ी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है लॉ के अंदर। ऑडिट में कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटीज नहीं। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे सर ऑडिट में नंबर चाहिए, ऑडिट में नंबर आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड अ स्मॉल सब्जेक्ट, ये भी साथ में बोलना पड़ेगा। अब एफएमएसएम भी 100 नंबर का है ना, और ऑडिट भी 100 नंबर का है। आप बताना दोनों की लेंथ में फर्क है। अगर ये 100% सिलेबस है तो उसके कंपैरिजन में ये सिलेबस सिर्फ 60%। 11 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने, इन टोटल आपके सिलेबस में 11 चैप्टर हैं। आपका मॉड्यूल में 800 पेजेस हैं। हाय 800 पेजेस, आपके मॉड्यूल के 2 पार्ट हैं, इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल अपनी वेबसाइट पर डाला है उसके अंदर 800 पेजेस हैं। लेकिन मेरा डाउट, वो पेजेस 800 इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खुला खुला लिखा है या बहुत एलाबोरेट करके लिखा है। जब मैंने उसे कंप्रेस किया, वर्ड समझ रहे हो, कंप्रेस, मैंने कुछ डिलीट नहीं करा उसमें से, जब उसमें को कंप्रेस किया तो वो 250 पेजेस बने। मेरा सवाल, 250, चलो 300 पेज मान लो, 250-300 पेज हैं, 2 महीने हैं, क्या लर्न हो सकते हैं? आई सपोज लर्न हो सकता है। आवाज नहीं आई? लर्न हो सकता है। और अगर लर्न हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी,
है ना बच्चे? तो लेट्स स्टार्ट। ऑडिट 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। मेरा डाउट, एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं आपको। बैलेंस शीट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता हूं। मेरा डाउट, एक कंपनी है जिसने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और कंपनी एक्ट कहती है कि जो भी आप अकाउंट्स बनाओगे आपको आरओसी के पास सबमिट करने, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने, ताकि वो अपनी वेबसाइट पर डाल दे। प्लस कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी डालने होते हैं एनुअल रिपोर्ट के रूप में। तो कंपनी अपना पीएनएल बना रही है। क्या बात क्लियर? अब आप बताना, कंपनी की सेल्स लेटर से 500 करोड़ की है, ठीक है? मैं ट्रेडिंग पीएनएल कंबाइन बना रहा हूं। कंपनी की सेल्स 500 करोड़ की है, ठीक है? मेरा एक्सपेंसेस 300 करोड़ या 450 करोड़ के, प्रॉफिट सिर्फ 50 करोड़, ठीक है? मेरा डाउट, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, जरा समझना यार। 50 करोड़ का प्रॉफिट पब्लिक के सामने अगर दिखा देंगे कि प्रॉफिट 50 करोड़ का हुआ है, या 50 भी क्यों, 5 करोड़, सिर्फ 495 करोड़ का खर्चा है, सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट है। यार हमें एक्सपेंशन करनी है, अगले साल मार्केट में शेयर दोबारा इशू करने हैं, उसके लिए लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो कोई हमारा इशू सब्सक्राइब नहीं करेगा। यार थोड़ी सी क्या बैलेंस शीट या पीएनएल के अंदर विंडो ड्रेसिंग कर दो। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दे। आवाज से नहीं आई? ये कंपनी मैनिपुलेशन करना चाहती है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसको मार्केट में अपने शेयर लॉन्च करने हैं, और इसके मन में डर है कि अगर मैंने ऐसे ही सब कुछ दिखा दिया कि मैं 5-5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो लोग मेरा शेयर क्यों सब्सक्राइब करेंगे? मेरा इशू तो फेल हो जाएगा। इस कंपनी ने अपने अकाउंट्स ओवरस्टेट करे, छेड़छाड़ी करी, इसने खर्चों को अंडरस्टेट किया। 495 करोड़ के खर्चों को 395 दिखाया, ताकि प्रॉफिट 5 करोड़ की जगह 115 करोड़ हो जाए। अपनी वेबसाइट पे ये पीएनएल लगा दिया, आरओसी को भी दे दिया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्रॉफिट देख के कहते वाओ यार, इस कंपनी का तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है यार, अब इस कंपनी के क्या परचेस करने हैं हम लोगों को? शेयर्स। मेरा डाउट, इन्वेस्ट सेबी कुछ कर नहीं पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? लॉ पढ़ा तुम लोगों ने, मुझे बताओ। सेबी का काम तो तब आता है जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर, सेबी तो ये देखती है कि इशू में कोई धांधली तो नहीं है। सेबी अकाउंट्स थोड़ी ना देखती है कंपनीज के। मेरी बात समझ आया? लॉ पढ़ा सब बच्चों ने? अकाउंट सिर्फ आरओसी की वेबसाइट पे सबमिट होते हैं एनुअल रिपोर्ट के रूप में, और कहीं नहीं जाते, किसी और अथॉरिटी के पास नहीं जाते चेक होने। और आरओसी के पास सब बच्चे बताओ, आरओसी अकाउंट्स जब उसके पास हम बैलेंस शीट देते हैं तो क्या वो चेक करते हैं सही है सही है सही है? क्या उसके पास टाइम है चेक करने का? वो तो सिर्फ देखते हैं रिसीव हो गया, स्टैंप लगाएगा, ओके देन। यार ना सेबी चेक कर रही है कंपनी के अकाउंट्स, ना आरओसी चेक कर रहे हैं, ना सीजी चेक कर रही है। कंपनी तो इन्वेस्टर का पागल बना रही है। ये तो एक कंपनी है, एक और कंपनी जिसके प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ के प्रॉफिट है, 30% का स्लैब रेट लगता है इनकम टैक्स का, 300 करोड़ का इनकम टैक्स जाना है। कहती है राम 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 राम, इतना टैक्स? प्रॉफिट को कम करना है, सब्सिडरी बनाओ। समझ आता है वर्ड? सब्सिडरी बनाओ, प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर दो, ताकि अपने प्रॉफिट्स, पढ़े लो, कुछ याद आ रही है ऐसी बातें, अपने प्रॉफिट्स कम हो जाए, टैक्स कम दे। अब गवर्नमेंट को कंपनी ने कहा सर हमें प्रॉफिट 200 करोड़ हुए, इस पे 30% टैक्स 60 करोड़ सर। गवर्नमेंट बोली प्रॉफिट कम है जी सर, वो एक्चुअली हमारे पास जो हमारा जो कैपिटल था जिससे हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने थे, वो कैपिटल हमने सब्सिडरी बनाने में लगा दिया सर, तो हमारे पास तो इस साल प्रॉफिट्स कम है सर। मेरा सीजी आके चेक थोड़ी ना करेगी कंपनी की जांच पड़ताल। यानी कंपनियां गवर्नमेंट को भी पागल बना रही हैं, इन्वेस्टर को भी पागल बना रही हैं, और तीसरा भाई बैंक्स। अब बैंक्स कहती है कंपनी अपनी अकाउंट्स दिखाओ, लोन चाहिए तो अपने क्या दिखाओ। अब कंपनी ने बैंक के क्लर्क से पूछा बैंक देखता क्या है? अकाउंट्स तो बहुत सारे होते हैं, अकाउंट्स में बैंक क्या देखता है? तो क्लर्क ने बोला बैंक देखता है कंपनी के नेट एसेट्स। आई होप वर्ड समझ आता है। नेट एसेट्स, एसेट्स ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू, जितने ज्यादा एसेट्स हैं उतनी कंपनी सॉलिड है।
कंपनी कहते ला इसमें कौन सी बड़ी बात है, एसेट्स नेट एसेट दिखाने हैं, एसेट थोड़े बढ़ा देते हैं, लायबिलिटी थोड़ी घटा देते हैं। बैंकों को पागल बना रही है। अब आप मुझे ये बताओ, कंपनी पे गवर्नमेंट विश्वास करती है, इन्वेस्टर विश्वास करते हैं, बैंक्स विश्वास करते हैं, क्रेडिटर्स विश्वास करते हैं, बट कंपनीज तो इन सबका विश्वास तोड़ रही है। मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स करके, ये वर्ड तो सबने बचपन में सुना होगा, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करके, मिसयूज करके। इसको कैसे रोकें, कोई बताएगा? आवाज नहीं आई? यहां रोल आता है किसका? ऑडिटर का। नाउ व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज ऑडिटर? जो ऑडिट करेगा वो कौन है? अब ऑडिट क्या है? ऑडिट कहती है इनमें से किसी को भी अकाउंट्स दिखाने से पहले वो अकाउंट्स एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाओ। अपने अकाउंट्स बनाओ और अकाउंट्स पहले पब्लिक को दिखाओ या पहले सीए को दिखाओ? अपने ऑडिटर को दिखाओ। वी शुड नॉट यूज द वर्ड सीए, वी शुड यूज द वर्ड अपने ऑडिटर को दिखाओ। ऑडिटर अकाउंट्स की चेकिंग करेगा, जितनी डेप्थ में करनी है करो ऑडिटर, कोई मनाही नहीं। ऑडिटर जब तक पूरी तरह आप संतुष्ट ना हो चेकिंग करो। आप अपनी टीम के साथ जाओ ऑडिट करने। अब वर्ड आया, मैंने एक वर्ड यूज किया, टीम। ऑडिटर की टीम में कौन होगा सोचो। उस ऑडिटर के साथ क्या उसके कुछ पार्टनर और भी हो सकते हैं जो सीए हो? क्या इनके साथ आर्टिकल्स हो सकते हैं? क्या इनके साथ और भी कुछ एक्सपर्ट्स हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स के एग्जांपल दूंगा। मान लो कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटीज के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो सकता है साथ में? मेरा डाउट। तो कंपनी ये पूरी टीम लेके ऑडिट करने जाती है। और सॉरी, कंपनी नहीं जाती, कौन जाता है ऑडिट करने? ऑडिटर। अपनी पूरी टीम लेके। टीम में काम असाइन किया जाता है कि कुछ लोग सेल्स देख लो, कुछ लोग परचेजेस देख लो, कुछ लोग एसेट्स देख लो, कुछ लोग लायबिलिटीज चेक कर लो। मेरा डाउट, हर किसी को सीए काम असाइन कर देता है, लोग चेकिंग करते हैं, इन डेप्थ चेकिंग होती है। अब चेकिंग करने के सबके अपने अपने तरीके। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा कंपनी की बिल्डिंग 100 करोड़ है, इसको चेक करो। आप भाई साहब आप बताओ, आप क्या करोगे इसमें? बिल्डिंग 100 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है, मैं सीए हूं, आप मेरे आर्टिकल हो, यार बिल्डिंग चेक कर यार इसकी। एक तो वर्ड होगा प्रॉपर्टी डीड्स। देखो प्रॉपर्टी डीड्स मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स, डीड्स मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मालिकाना हक, ओनरशिप किसके पास है? कंपनी के पास है। ठीक है जी। सेकंड, अब वैल्यू 100 करोड़ सही है या नहीं है कैसे पता करें? मार्केट वैल्यू पता करें। मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उस एरिया की। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी कितने पे पेड हुई है? गवर्नमेंट को क्या पे होती है? स्टैम्प ड्यूटी। मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है? क्या बात क्लियर? और भी कोई तरीका है? फिजिकली देखने जाएंगे बिल्डिंग, जहां पे भी वो बिल्डिंग होगी उसको वेरीफाई करने जाएंगे। यस। और कुछ? अब मैंने ना एक वर्ड बोला लास्ट में, और कुछ, कि 4 चीजें बहुत है चेक करनी या और कुछ भी करना है। यहां आके ऑडिटर फंस जाते हैं। वो अपनी तरफ से जो उनको दिमाग में आता है, प्रॉपर्टी के पेपर देख लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, स्टैम्प ड्यूटी चेक कर लो, मार्केट रेट चेक कर लो, प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लो उस एरिया का क्या रेट है। करने के बाद उनके मन में एक सवाल आता है, और भी कुछ करूं यार। अब ऑडिटर्स का इस आंसर का जवाब, ये सिर्फ इंडियन ऑडिटर्स के सामने दिक्कत आती है या किसी भी कंट्री के ऑडिटर के सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि यार मैंने जो चेक करा बहुत है, ये मुझे और भी कुछ करना है। तो इसके जवाब में बने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाउ वर्ड समझना, आई यूज अ वर्ड स्टैंडर्ड्स, बच्चे लिख देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये गलत वर्ड है। वर्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्लियर ना? व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तुम्हें पूरा एक, आई कैन यूज अ वर्ड, फ्रेमवर्क देगा, एक पूरा स्ट्रक्चर देगा कि अगर तुम वेरिफिकेशन करने जा रहे हो एसेट की तो तुम्हें क्या क्या चेक करना है, ये स्टैंडर्ड तुम्हें बताएगा। स्टैंडर्ड में यही बातें लिखी होंगी, लेकिन हो सकता है इनके अलावा
कुछ और बातें भी लिखी हूं। तो कोई ऑडिटर ये नहीं पूछेगा कि और भी कुछ, मत पूछो और भी कुछ, सीधा क्या देख लो, स्टैंडर्ड में जो जो लिखा है वो सब कुछ, अगर वहां पे सूटेबल है, आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर वहां पे, अगर उस प्रॉपर्टी पे वो चीजें सूट कर रही है जो वहां लिखी हैं, सब कुछ चेक कर दो। जब आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चेकिंग कर दोगे तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि ऑडिटर अपने काम में, आई रिपीट माय वर्ड्स, ऑडिटर अपने काम में नेग्लिजेंट था। क्या मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडिटर अपने काम में नेग्लिजेंट था। तो कहने से ऑडिटर ऑडिट अपनी जजमेंट के हिसाब से करते हैं लास्ट वाले बच्चे, या अपनी जजमेंट के साथ साथ ही हैज टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ऑप्शन कर दें ऑडिटर्स के लिए या कंपल्शन कर दें? कंपल्शन दो रीजंस की वजह से। पहली रीजन, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, सब कुछ कवर हो जाए। दूसरी रीजन, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब, मान लो एक रिलायंस का ऑडिट मिस्टर ए कर रहे हैं और टाटा का ऑडिटर मिस्टर बी कर रहे हैं, दोनों के मेथड अलग अलग नहीं होंगे, दोनों के ऑडिट करने का तरीका सेम होगा। इन्वेस्टर के लिए इजी हो जाएगा ऑडिट की रिपोर्ट पढ़ना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड के हिसाब से आएगी। व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट? अब मैंने एक नया वर्ड यूज कर दिया, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसके बाद वो अपनी क्या बनाएगा? ऑडिट रिपोर्ट। क्या बात क्लियर? ऑडिट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू मी अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर ओके। अब कोई लिख रहा है ऐसे, कोई ऐसे लिखता है, डियर शेयर होल्डर्स, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आर गुड। एक लिख रहा है, रिस्पेक्टेड शेयर होल्डर्स, हाँ जी, आई थिंक अकाउंट्स आर गुड। इंस्टीट्यूट बोला, अबे ओए ये क्या लव लेटर लिख रहे हो क्या? साला रिपोर्ट बनाने का भी तुम्हें स्टैंडर्ड देना पड़ेगा क्या? एक स्टैंडर्ड रखो रिपोर्ट बनाने का, स्टैंडर्ड नंबर बना दिया 700। एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नंबर 700, नंबरिंग इंटरनेशनल है, मतलब बाहर से नंबरिंग आती है, हमें वही नंबरिंग अडॉप्ट करनी है। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या? सबके रिपोर्ट्स, सबके ऑडिट करने का तरीका सेम होगा। तो इसमें एक मजे की बात, अगर ऑडिट करते समय, ऑडिट के दौरान ऑडिटर मर गया तो जो न्यू ऑडिटर आएगा, क्या उस स्टैंडर्ड उसको भी वही वाला पता होगा जो पुराना ऑडिटर फॉलो कर रहे हैं? तो वो देख लेगा कि कितना काम इसने करा है, जहां तक उसने करा होगा उसके आगे बढ़ने का काम वो आगे का ऑडिटर कर लेगा। क्लियर? आवाज नहीं आई? अब एक बात, एक प्रॉब्लम मेरे सामने और आई है, जरा प्लीज क्लियर करना। मेरे सामने एक प्रॉब्लम और आई है। कोका कोला यूएसए, नाम सुना होगा, कोका कोला यूएसए, ठीक है? ये फॉरेन कंपनी, ये एक यूएस की कंपनी, इट इज अ यूएस कंपनी। आई एम नॉट यूज अ वर्ड फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं बोल रहा मैं इसको, मैं बोल रहा हूं ये यूएस की कंपनी, ठीक है? अब एक है कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया इज एन इंडियन कंपनी। Don't use the word foreign company. Foreign company means a company which is registered outside India. Coca-Cola India, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ये क्या है बच्चों? इंडियन कंपनी। क्लियर? अब ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, ये पता लॉ में वर्ड्स, मतलब इसका मेजॉरिटी, इसने इस कंपनी के अंदर कॉमन फास्ट मेजॉरिटी क्या परचेज कर रखा है? फास्ट स्टेक। बेटा आप बोर्ड पे नहीं देख रहे, लिख रहे हो क्या साथ साथ? अच्छा, मेरा डाउट। अब मेरा क्वेश्चन, कोका कोला इंडिया में अपने अकाउंट्स बनाएगी और इंडिया के सीए से क्या करवाएगी? कॉमन फास्ट ऑडिट करा के ये अपने अकाउंट्स किसको भेजेगी? सोचो भाई, होल्डिंग कंपनी को, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने पैसा लगाया। इसके शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं, अरे भाई दिखाओ इंडिया में जो तुमने पैसा लगाया उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, दिखाओ। अब आप बताओ, जब इसके शेयर होल्डर, यूएसए वाले शेयर होल्डर्स के सामने कोका कोला इंडिया के ऑडिटर की रिपोर्ट जाएगी तो उसको समझ आ जाएगी? आवाज नहीं आई? या फिर वहां पे एक सीए से फिर से ऑडिट करवाना पड़ेगा कोका कोला इंडिया की रिपोर्ट्स का? मेरा क्वेश्चन समझ आया? डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, आई रिपीट, कोका कोला इंडिया अपना रिपोर्ट किसको भेज रहा है? अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट यूएसए को भेज रहा है। अब यूएसए अपने शेयर होल्डर्स को दिखा रहे, क्या उनको समझ आ जाएगा? क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो ऑडिट पे लगे हैं वो तो इंडियन स्टैंडर्ड्स है और उनके तो यूएस के स्टैंडर्ड्स होंगे। ऑप्शन 1,
उन्हें दोबारा ऑडिट किया जाएगा यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ऑप्शन 2, सर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इंडियन स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। आई रिपीट माई वर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स। मेरा डॉट, ये जो स्टैंडर्ड नंबर 700 है जो हम फॉलो करते हैं क्या बनाने के लिए, रिपोर्ट, इसे बाहर के देशों में बोलते हैं ISA। आई मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आप गूगल पे जाके लिखना SA 700। जब आप SA 700 लिखोगे तो वो इंडिया वाला खुल जाएगा, और जब आप गूगल पे लिखोगे ISA 700 तो इंटरनेशनल वाला खुल जाएगा। आप दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों डिट्टो सेम होंगे। डिट्टो नहीं तो 99% तो सेम ही होंगे। तो अब आंसर देना, अगर स्टैंडर्ड 700 यहां का भी और वहां का भी ऑलमोस्ट सेम है, तो जो रिपोर्ट यहां बनती है या जो रिपोर्ट वहां बनती है कॉमन फास्ट सेम होगी। तो इसका मतलब यहां की रिपोर्ट्स वहां जाएंगी तो वहां के शेयर होल्डर्स को इजीली समझ, यूनिफॉर्मिटी इंडिया में आई या ग्लोबली यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई? क्या बात समझ आया? दी स्टैंडर्ड्स आर यूनिफॉर्म, ग्लोबली एक्सेप्टेड। मेरा डाउट, तो हमें ऑडिट किसके हिसाब से करना होता है बेटा? स्टैंडर्ड्स। मेरा डाउट, मैंने तो यार अभी तक ऑडिट पढ़ाया ही नहीं, पता नहीं मैं कहां कहां ले गया तुम्हें। मेरा डाउट, अच्छा एक बात बताओ, हमने ना वो बात डिस्कस करी, कंपनीज फ्रॉड करती हैं कॉमन फास्ट, इन्वेस्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, यस और नो? इनके बीच में कौन आ जाता है? ऑडिटर ऑडिट करता है, यस और नो? ऑडिटर अपना ऑडिट करके अपनी क्या बनाता है मेरे बच्चों? और अपनी रिपोर्ट में बताता है कि अकाउंट्स सही हैं या सही नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसकी रिपोर्ट और कॉमन फास्ट ऑडिटेड अकाउंट्स, लॉ किसी ने पढ़ा हो तो लॉ में वर्ड्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद audit report are to be submitted to ROC in the form of annual returns within 60 days from the AGM of the company। सॉरी मैं इंग्लिश जरा बोल गया। हाँ मैं वापस आता हूं, क्या बात समझ आया थोड़ा सा? हाँ जी, क्या बात क्लियर? तो ROC कभी भी नहीं देखता अनऑडिटेड अकाउंट्स, वो मना कर देता है, मेरे पास अनऑडिटेड मत लेके आना, मेरे पास। क्या बात समझ आया? अरे लॉ में वर्ड पढ़ा होगा AGM, एनुअल। बताओ शेयर होल्डर को भी कौन से अकाउंट्स दिखाए जाते हैं? ऑडिटेड अकाउंट्स अकेले दिखाए जाते हैं या साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट भी? कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट, गूगल पे जाओ, लिखो टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट, रिलायंस एनुअल रिपोर्ट, जो साल में एक बार वो आरओ पब्लिक को दिखाती है, उसमें कंपनी कभी भी अनऑडिटेड अकाउंट्स नहीं देगी, ऑडिटेड अकाउंट्स बनाएगी और कॉमन फास्ट पब्लिक को शो करेगी। क्लियर? तो ऑडिटर, क्या मैं बोल सकता हूं, एक तरह से कॉमन फास्ट वॉच डॉग है। ये कोर्ट के जज ने बोला था, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। अब डॉग प्लीज गलत इंटरप्रेट मत करना, प्लीज गलत इंटरप्रेट मत करना। ही इज अ वॉच डॉग, मतलब उसको हर चीज, जैसे डॉग होता है ना, घर में किसी को घुसने से पहले उसको देखता है, निहारता है, अगर ठीक बंदा होता है उसको अंदर जाने देता है, गड़बड़ होती है तो भौंकता है या उसे काटता है। तो मेरा डॉट, ऑडिटर को काटना नहीं है किसी को, ऑडिटर को हर चीज शेयर होल्डर के जाने से पहले खुद देखनी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो व्हाट इज ऑडिट? क्लियर है? आवाज नहीं आई? थोड़ा सा समझ आया? मैंने थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने हर बात प्रैक्टिकल करी तुमसे डिस्कस। अब सवाल आता है, एक डाउट, एक कंपनी कर रही है 5,000 करोड़ का फ्रॉड, ऑडिटर ने पकड़ लिया, कहता है ये क्या बदतमीजी है। कंपनी कह रही है इधर आ, इधर आ, 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, 10 करोड़ ले ले। कहता नो, व्हाट इज दिस? कह रही इंग्लिश में मत बोलो, सुन बात ध्यान से, हमें फ्रॉड करना है, हमारा मार्केट में काम खराब हो रहा है, 10 करोड़ ले ले, बात खत्म कर, मुंह बंद कर, लिख दियो सब कुछ, सब कुछ सही है, अपनी रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव मत लिखियो। कहते नो। कंपनी बोली देख ले, देख ले, तेरे से पहले जो ऑडिटर था उसने भी नो बोला था, वो कहां गया पता नहीं आज तक।
अब तू बता। कह रहे हो ओके ओके, थोड़ा अमाउंट बढ़ाओ मेरा, 20 करोड़ करो, और ये इंडिया में मुझे नहीं चाहिए, मेरा भी एक स्विस अकाउंट खुलवा दो, वही डाल देना। क्या बात समझ आया? मेरा भी स्विस अकाउंट खुलवा देना और वहीं पे डाल देना। मेरा डाउट, यार ये क्या हो गया? ऑडिटर तो वॉच डॉग था, ये तो साला चिकन देख के पागल हो गया, इसने तो भौंकना ही बंद कर दिया। चिकन समझ आ रहा है आपको मेरी भाषा में? ये तो देख के कुछ कह ही नहीं रहा, ये क्या हो गया? मेरा डाउट है। ऐसा पता है इंडिया में बड़ा पॉपुलर हुआ था एक केस, सत्यम। सत्यम ने अपने अकाउंट्स में इतना मोटा फ्रॉड किया था, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा डाउट, 40,000 इंप्लॉइज को सैलरी दे रहा था, अपने पीएनएल में शो कर रहा था, काम उसके पास 3800 इंप्लॉइज करते थे। शो करता था मैं 40,000 इंप्लॉइज को सैलरी दे रहा हूं, खर्चा डालता था पीएनएल में, और एक्चुअल इंप्लॉइज उसके पास 3800 थे। बैंक में एफडी, अगर लेटेस्ट से 100 करोड़ की उसकी एफडी थी तो उसने 1000 करोड़ लिखी हुई थी, और ऑडिटर्स रिपोर्ट पॉजिटिव दे रहे थे। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? ऑडिटर रिपोर्ट क्या दे रहे थे? मतलब समझ आ रहा है? पॉजिटिव। एक ऑप्शन है उनको दिखाई नहीं, ऐसा हो सकता है उनको ना दिखाओ ये चीजें। आवाज नहीं आई? दिखा बट वो बिक गया, कुछ भी हुआ। जो ऑडिटर बिक गया, जिसने पैसे लेके गलत रिपोर्ट बनाई, क्या वो एथिकल काम कर रहा है या वो अनएथिकल हो गया? ही इज अनएथिकल। उसने, उसके सामने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। सेल्फ इंटरेस्ट, उसने अपने इंटरेस्ट के चक्कर में पब्लिक का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सेल्फ इंटरेस्ट। जब ये पकड़ा गया तो इस ऑडिटर को लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, वो जेल में पड़े हैं आज भी। मेरा डाउट, पढ़ा करो एग्जाम्पल, सब छोड़ दो फालतू चीजें पढ़नी। ऑडिट पे बहुत कुछ है रियल लाइफ में पढ़ने को। स्कैम्स, कैसे कैसे स्कैम्स हुए इंडिया या इंटरनेशनल, और ऑडिटर क्यों नहीं पकड़ पाए थे, क्या वो इन्वॉल्व थे उनमें? ये चीजें पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़ी, यूट्यूब नहीं गूगल पे पढ़ी है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। मेरा सवाल है, ये ऑडिटर्स को जेल हो गई, एक ऑडिटर को जेल हो गई, व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स मतलब जो किसी के सामने आज तक आए ही नहीं। अच्छा, सत्यम का फ्रॉड सामने कैसे आया था? सत्यम का फ्रॉड सामने कैसे आया था, किसी को पता? ऑडिटर कह रहे थे ओके, किसी को डाउट ही नहीं था। सत्यम का जो एमडी था मिस्टर राजू रामलिंगन, उसने कन्फेस कर दिए, बेचारे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया कि सर मैं 2006-7 से फ्रॉड कर रहा हूं, मेरा फ्रॉड इतना बड़ा सालों से चल रहा है, इंडियन एजेंसीज इतनी पुअर है कि मेरा फ्रॉड भी नहीं पकड़ पा रहे। मुझे वो ना भगवान की में उसको आस्था उस्था में आ गया वो बेचारा, उसने गिल्ट में अपनी कन्फेस लेटर लिख दिया टू दी प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह को लेटर लिखता है कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। भाई साहब, एजेंसीज पागल हिल गई थी कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा एक बात बताना, क्या हुआ? आईटी सेक्टर से था सत्यम, सत्यम तो बर्बाद होगा। क्यों बर्बाद हो? जैसे फ्रॉड सामने आया, पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा सत्यम को लेके? हर कोई सत्यम का शेयर रखना चाहेगा या बेचना चाहेगा? सत्यम के पास, सत्यम एक आईटी सेक्टर का मोनोपोली कंपनी थी जिसका आईटी पे बहुत अच्छा होल्ड था। सत्यम के शेयर होल्डर्स जैसे ही मार्केट से एग्जिट हुए, मेरा डाउट, आईटी सेक्टर तबाह हुआ या शेयर मार्केट टूट गई? दोनों चीजें हुई, आईटी सेक्टर भी गया, शेयर मार्केट भी गई। और किसी इकोनॉमी की अगर शेयर मार्केट गिरती है ना, तो वो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा सेटबैक है। अब ये बताओ, अगर राजू रामलिंगन ना खोलता पोल, क्या आज भी बहुत सारी कंपनियों में वैसा ही हो रहा होगा जैसा राजू रामलिंगन कर रहे? क्यों करती हैं कंपनीज? रीजन 1, टैक्स बचाने के लिए। रीजन 1 टैक्स बचाने के लिए, रीजन 2 पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए, ताकि मार्केट में उनके शेयर का प्राइस बढ़ता रहे। आज एमआरएफ कंपनी है, एक एमआरएफ कंपनी के शेयर का प्राइस 1,11,000 है।
आज अगर उसके ऑडिटर्स, भगवान नहीं करते, मैं नहीं कहता कि उसकी वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, आज अगर उसके ऑडिटर लिख दे कि इस कंपनी में स्कैम हो रहा है जी, 5 लाख करोड़ का स्कैम है, भाई साहब ये शेयर कहां जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। क्या मेरी बात क्लियर? कंपनी लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपने शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए कमन फास्ट। अब एक प्रमोटर, अब आपको सर कंपनी शेयर का प्राइस बढ़ाती है, उससे कंपनी को क्या फायदा है? समझना जरा ये बात, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ते इससे कंपनी को क्या फायदा है? लोगों को फायदा है ना। ध्यान से समझना, कंपनी के मालिक प्रमोटर्स होती है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 60% स्टेक है कंपनी में, मेरा डॉट लेटर से कितना परसेंट है? 60 करोड़ शेयर है, 60 करोड़ शेयर मेरा डॉट, या 600 करोड़ मान ले, 600 करोड़ शेयर है। अगर कंपनी मैनिपुलेशन करके रोज 1 रुपया भी रोज का प्राइस बढ़ाती है शेयर पे अपने, किसी को मेरी बात समझ आ रहा है? प्रमोटर की जेब में कितने पैसे जा रहे हैं रोज? 600 करोड़ शेयर तो प्रमोटर के भी हैं, पब्लिक के पास तो बहुत छोटा सा चंक होता है, मेजर चंक तो प्रमोटर्स के पास होता है। तो शेयर मार्केट में जितना प्राइस बढ़ेगा उतना फायदा किसको है? प्रमोटर्स यानी फाउंडर्स, प्रमोटर्स यानी कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। तो वो क्यों चाहेंगे प्राइस नीचे गिरे? वो क्यों चाहेंगे प्राइस नीचे गिरे? वो तो अपने अकाउंट्स इस तरह से बनवाएंगे कि फ्रॉड करना पड़े करो, लेकिन प्राइस नीचे ना गिरे। कंपनीज के पास बड़े रीजन है, टैक्स की चोरी करनी, पब्लिक को बेवकूफ बनाना, बैंकों को बेवकूफ बनाना, इसके लिए कंपनियां तो गलत काम करती हैं। मेरा डाउट, किसकी नैतिक जिम्मेवारी है ऐसी कंपनियों को पकड़ के? ऑडिटर। क्या मैं ऑडिटर से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो एथिकल रहे? व्हाट इज एथिकल? कमन फास्ट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहे, सिंसियर रहे। मेरा डाउट, किसी प्रकार का कोई फेवर अपने क्लाइंट से ना ले। अरे क्लाइंट कैसे फंसाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ऑडिटर तो छोड़ो, ऑडिटर तो छोड़ो, आर्टिकल्स, क्या औकात होती है आर्टिकल्स की? समझ आ रही है? सॉरी मेरे वर्ड्स, मेरे बच्चे हो तुम लोग, मेरे डाउट। आर्टिकल्स, अब एक आर्टिकल जो गांव देहात का है, एग्जांपल लेते हैं, एक आर्टिकल जो बिहार से आया, ठीक है, देखो हम गरीब नहीं बोलते, एक आर्टिकल गांव देहात से आया, एक सीए फर्म में आर्टिकल लग गया, उसके क्लाइंट ने, उसके सीए ने बोला जा हमारा क्लाइंट जरा अपना गोवा में है, वहां जा ऑडिट करने जा। अब वो बेचारा ट्रेन में बैठा और गोवा पहुंच गया। क्लाइंट मर्सिडीज गाड़ी भेज रहे हैं रेलवे स्टेशन पे आर्टिकल को लेने, हो कह रहा आई साला ये हमें मर्सिडीज लेने आया है। भाई साहब वो कहेगा मेरे लिए आया है। बात को समझ रहे हो आप? बात को समझना मैं जो कह रहा हूं, कहेगा मेरे लिए गाड़ी आया, आर्टिकल कह रहे हैं यस यस आपके लिए आया है। चला गया लेके उसको होटल में, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, उससे नीचे नहीं, स्यूट में दे रहे कमरा, एक आर्टिकल स्यूट में रह रहे। इस पे इंस्टीट्यूट ने कोई रूल नहीं बनाए। अब बात समझ रहे हो मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आर्टिकल को 2-3 दिन खूब अच्छा खिलाया, 5 स्टार में ठहराया, खिलाया पिलाया। अब वो आया क्लाइंट के यहां ऑडिट करने, कैसे हैं सर? बढ़िया। आर्टिकल के साथ इतने प्यार से बात हो रही है। आर्टिकल कहता है बुक्स दिखाइए मुझे, अकाउंट्स दिखाइए। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अब आर्टिकल जिसको आप इतना ज्यादा खिला पिला रहे हो, इज्जत कर रहे हो, क्या वो अपने सीए को बोलेगा कि सर इनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, या कुछ चीजें वो भी इग्नोर कर देगा? फेवर उसको इतने मिल रही है कि वो भी क्या कर देगा? हम ऑडिटर का एथिकल होने का सोच रहे हैं, यहां तो साला आर्टिकल भी बिक जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, अब इस प्रॉब्लम का इलाज मेरा, पहले तो पेपर का नाम क्लियर करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। हमारे पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ऑडिटिंग एंड, ऑडिटिंग तो ठीक है, साथ में क्या जुड़ गया? एथिक्स क्यों जुड़ा? समझ आया यार? ऑडिट कर रहे हो, क्या हो के करो, कमन फास्ट एथिकल हो। क्या मेरी डाउट क्लियर? मेरा सवाल, सर आर्टिकल बिक जाते हैं, इसका सर कोई इलाज बताइए। सर आपने प्रॉब्लम बताया, आप सोल्यूशन बताइए। इसके ऊपर स्टैंडर्ड आया, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल कहता है इंस्टीट्यूट का ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में हम इसे एसक्यूसी बोलते हैं। इसने बोला हर सीए फर्म समझते हैं? व्हाट इज सीए फर्म?
सीए फर्म जो जिसमें सीए होते हैं उसके आर्टिकल्स होते हैं। एक सीए है, मेरा दो सीईओ ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, अपने नीचे 6 आर्टिकल रखे, तो 2 सीए और 6 आर्टिकल इज इक्वल टू अ सीए फर्म। हर सीए फर्म को क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनानी है। व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज? अच्छे आर्टिकल्स की रिक्रूटमेंट करनी है, रेगुलर बेसिस पे अपने आर्टिकल्स को चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि वो लोग गलत काम तो नहीं कर रहे। अब मैं सीए हूं, मेरे आर्टिकल्स, अब मैं सीईओ, देखना मैं क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी तुम्हारे पे लगा रहा हूं। सुनिए, गोवा जाना है ऑडिट करने, रिमेंबर वन थिंग, क्लाइंट आपको लेने आ रहा है, उसकी गाड़ी में बैठ के जाइए। यू आर नॉट सपोज टू स्टे इन एनी प्रॉपर्टी बियॉन्ड 2 स्टार। 2 स्टार से ऊपर की प्रॉपर्टी में आप नहीं रहेंगे। आप खाना नॉर्मल खाएंगे, रिमेंबर। आप डेली मुझे रिपोर्ट भेजेंगे कि आपने क्या किया है। आपको मेरी बात समझ आ रहा है? आर्टिकल को समझा के भेज दिया, 10 दिन का ऑडिट है, क्या रैंडमली बीच में 2 या 3 दिन बाद खुद गोवा जाके चेक करूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या इससे मैं अपनी ऑडिट की क्वालिटी, आवाज नहीं आई, इंप्रूव कर सकता हूं? दीज आर कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। ये लिखी है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल में, कि अपने आर्टिकल्स पे नजर रखो। ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं ऑडिटर ऑडिट लेने से पहले देख लो, अगर आपको लगता है आपकी क्वालिटी खराब होगी, प्लीज डोंट एक्सेप्ट दी ऑडिट। कंपनीज एक्ट पढ़ा है जिन बच्चों ने 2013, सेक्शन 141 पढ़ा है, वह कितना प्यारा लॉ मेकर, अभी ऑडिट से छोड़ो, मैं लॉ में 2 मिनट लेके जा रहा हूं, कितने प्यारे लॉ मेकर क्या लिखते हैं वहां पे, कहते हैं यार अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो ना, प्लीज ऑडिट मत लेना। अगर आपने कंपनी से पैसे लेने हैं, आपने कंपनी को पैसे देने हैं, इनडेबिटेड हो आप, 1000 रुपए से ऊपर इनडेबिटेड हो कंपनी को, मेरा प्लीज आप उस कंपनी का क्या मत लेना, ऑडिट मत लेना। अगर आपके कोई रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी हो, प्लीज यार आप ऑडिट मत लेना। ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? अगर मेरे पास एक ऑडिटर के पास कंपनी के शेयर हैं, मेरे पास रिलायंस के शेयर है, रिलायंस बोला यार मेरा ऑडिट कर दे, सेक्शन 141 मना करता है, प्लीज मत करो, डिस्क्वालिफाइड हो, मत करो, मत करो। क्यों मना करता है? रीजन, अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं तो क्या मेरा इंटरेस्ट आ गया? अब मैंने देख लिया कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, और अगर ये फ्रॉड मैं सामने ले आऊंगा तो शेयर का प्राइस गिरेगा, मेरा भी तो एज अ शेयर होल्डर नुकसान होगा। क्या मैं पब्लिक का सोच रहा हूं या अपना सोच रहा हूं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अपना सोच रहा हूं। क्या मेरा एग्जाम्पल समझ आया? एग्जाम्पल ये बोला लो, मेरे रिलेटिव कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी हैं, मेरे पापा कंपनी के डायरेक्टर हैं, और मुझे उस कंपनी का क्या दिलवा दिया उन्होंने? ऑडिट। मेरा डाउट, ध्यान से सोचना क्या होगा, इतना तगड़ा फ्रॉड किया है पापा ने, डायरेक्टर है ना, मगर पापा ये क्या किया? कह रहे घर पे बात करेंगे। मैं घर पे आ गया, कहते बेटे जिस घर में रह रहे हो, जिस गाड़ियों में घूम रहे हो, ये ऐसे नहीं बनी। मैं कहा पापा बट ये फ्रॉड तो रिपोर्ट करना चाहिए। बोला कर दे रिपोर्ट, क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी, फिर तेरा क्या होगा? तेरी मां तेरा क्या हल करेगी? तो अपने बाप को जेल भेजेगा? तो आज की जुग का एक नालायक पूत है, ऐसी ऐसी पिताजी ने भाषण दे दिया। तेरे को इस कंपनी में ऑडिट, तेरी तो औकात नहीं थी, मैंने दिलवाया है क्योंकि मैं इस कंपनी का क्या हूं, और तुम मेरे को जेल भेजेगा। अब सुन, अब पापा ऑफर दे रहे हैं, सुन, मैं इस कंपनी के अलावा 6 और कंपनियों का डायरेक्टर हूं, मुंह बंद रखियो, और 6 कंपनियों में भी तेरे को क्या दिलवा दूंगा, मुंह बंद रख। पैसा कुछ नहीं मिल रहा, बट पिताजी हैं, इसे बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। जान पहचान है तो थ्रेट पैदा होगा, प्रेशर आएगा। ऐसे केसेस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, देखो बेटा बाप है, बाप है, ऑप्शन 1 रिपोर्ट कर देनी चाहिए सीजी को। सेक्शन 143 कहता है बता दो सीजी को फ्रॉड हो रहा है, अपना बाप ही क्यों नहीं इन्वॉल्व है, बता दो। ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूट को पता बाप हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसे केसेस में ऑडिटर को ऑडिट छोड़ देना चाहिए, ही शुड विड्रॉ। कोई दूसरा ले लेगा, वो मेरा बाप है, हर किसी का बाप थोड़े ना। क्या मेरी बात समझ आई आपको? तो
ये थ्रेड्स आएंगे ही आएंगे ऑडिटर के सामने, ऑडिटर को थोड़ा ध्यान रखना है। मेरा डाउट, अब मैंने आपके साथ पेपर के बारे में आपको सिर्फ अभी तक सब्जेक्ट का नाम बताया है, ऑडिट एंड एथिक्स। मैं 5 मिनट के लिए आपकी बातें सुनना चाहता हूं, आपके कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हाँ जी, क्या बात क्लियर? रवि को बुलाना है। हाँ, मेरा सवाल, आपके डाउट सुननी है, कुछ भी पूछो ऑडिट को लेके, कुछ भी। हाँ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल ठीक। उसको अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल ईयर वाली जो बात आप कह रहे हो, सर आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यू आर टेलिंग मी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वह क्या पे वो रूल क्या है, मैं आपको रूल बताऊं। अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है जिसकी पेरेंट बाहर बैठी है, होल्डिंग बाहर बैठी है, और वहां को डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर वो फॉलो करती है, तो वो अपनी सब्सिडरी को भी इंडिया में कह सकती है कि यार तू 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो मत कर, हमारे वाला फॉलो कर ले। तो उस केस में इंडियन सब्सिडरी एनसीएलटी के पास जाती है कि सर ऐसा ऐसा है, प्लीज अलाउ कर दो। किस चीज की परमिशन मांगती है? क्या मैं फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट फॉलो कर सकती हूँ? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने, यानी अकाउंटिंग डिफरेंट, अकाउंटिंग भी डिफरेंट नहीं है क्या? मैं सही बोल रहा हूं सर? अकाउंट्स का जो ईयर है वो अलग हो, बट ऑडिट करने का तरीका तो इंडिया और बाहर सेम है। अगला डाउट, कुछ स्क्रीन पे यार देखना, ये कुछ, ये क्या है जो, अच्छा वो स्केल एक लगा हुआ था, मैंने यहां से तो हटा दिया था, रूरल वहां पे लगा हुआ था, उसी के लिए बुलाया था मैंने। हाँ, मेरा डाउट, तो आप में से किसी को कुछ नहीं पूछना यार, कुछ तो पूछ लो यार। हाँ जी, किस चीज की जेल? आप बताओ। देखो ऑडिट में, ऑडिट कोई लॉ तो है नहीं, ऑडिट कोई लॉ तो है नहीं, तो यहां पे जेल तो हो ही नहीं सकती, फाइन तो लग नहीं सकता। फाइन और जेल किसी लॉ के तहत होती है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो कंपनीज का और फ्रॉड करते पकड़े गए, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 447 है फ्रॉड का, मिनिमम सजा 6 महीने, मैक्सिमम सजा 10 साल, प्लस फाइन। जितने का फ्रॉड किया मिनिमम फ्रॉड फाइन उतना ही है। मिनिमम फाइन इज द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मैक्सिमम फाइन 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। 50 करोड़ का फ्रॉड है, 150 करोड़ फाइन दे देना, 10 साल जेल रहे ना। ये तो कंपनीज एक्ट कहता है, अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस सुनना चाहता है तो। अगर आप गलत काम करते पकड़े गए तो इस कंसेप्ट को बोलेंगे आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर दिया। विल बी यूजिंग अ वर्ड प्रोफेशनल। अब आपका बैंड बचेगा, सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, सीए का क्या बचेगा? बैंड। उसकी इंक्वायरी आईसीएआई करेगा। आईसीएआई में एक कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिन तोड़ा है आपने सीए इंस्टीट्यूट का, आपकी पूरी क्या होगी मेरे बच्चों? इंक्वायरी। और आईसीएआई को लगता है कि आप इंक्वायरी में दोषी पाए गए, तो मेरा डाउट, कमन फास्ट, आईसीएआई आपको कुछ समय के लिए डीबार कर सकता है, 1-2 साल आप ऑडिट नहीं करो। क्लियर? ये तो आईसीएआई आपका करेगा। क्या वो आपकी मेंबरशिप परमानेंटली डिलीट कर सकता है? अगर उसको लगता है कि बहुत गलत हुआ है, तो वो आपकी मेंबरशिप लाइफ टाइम भी खत्म कर सकता है। लेकिन आईसीए ना उतना हार्श है नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि सीए हैं तो उसी के बच्चे, इतना हार्श काम करता नहीं है। इसीलिए एक नई अथॉरिटी का गठन हुआ, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये कहती है अगर सीए कोई मिसकंडक्ट करता पकड़ा गया और आईसीए ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी, आईसीए की कौन सी कमेटी ने काम शुरू कर दिया? एनएफआरए को लगा कि डिसिप्लिनरी कमेटी ढंग से चेकिंग नहीं कर रही, एनएफआरए केस खींच लेगी आईसीए से, चल बे केस मुझे दे दे। अब वो केस आगे कौन चलाएगी? एनएफआरए एक सेंट्रल एजेंसी है, बिल्कुल सीबीआई की तरह, ईडी की तरह, जो सीए की चेकिंग करती है। अब ये आपका समझ आ रहा होगा मेरा वर्ड, ये बैंड बजाएगी, जेल भी भेजेगी, जुर्माना भी लगाएगी, मेंबरशिप भी हिला देगी। मेरा डाउट,
चल कोई बात नहीं, जेल भेज दो, ले लो फाइन। अरे बात सुनना, 500 करोड़ का फ्रॉड किया है, मैं सीए हूं, मेरे को कितने पैसे मिले हैं? 500 करोड़। क्लियर? मैंने मुंह नहीं खोला कि मेरे को इस फ्रॉड, कंपनी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उसमें मुझे कितनी कमीशन मिली, मैंने मुंह नहीं खोला, चुप। कोर्ट ने बोला सर अश्मीत सिंह फ्रॉड किया, मैंने कहा सॉरी सर, 3 साल जेल, 2 CR फाइन। मैं कहा ओके सर, चुप, बोलना नहीं है ना। मेंबरशिप खत्म, मैं ले लो मेंबरशिप, अब 500 करोड़ आगे सीए बन के करूंगा भी क्या, अब तो बिजनेसमैन बनूंगा। बात समझ आ रही होगी आपको मेरी। 3 साल जेल में बैठ के सिर्फ बिजनेस के आइडिया बना रहा हूं, बाहर निकल के कौन सा बिजनेस करूंगा। हाँ, मेरी बीवी आई मुझे जेल में मिलनी, यार एक बात कहनी थी। मैंने कहा बोलो। यार कुछ लोग आए थे हमारे घर पे। मैंने कहा कौन थे? कुछ पुलिस वाले थे, कुछ साथ में ऑफिसर थे। मैंने कहा क्या कहा उन्होंने यार पूछा था कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मैंने कहा तूने बता दिया। उन्होंने पूछा कितनी गाड़ियां हैं, मैंने कहा आपने बता दिया। उन्होंने सारे बैंक अकाउंट यार सील कर दिए, सीज कर दिए। समझना जरा बात को। मैं कहा बैंक अकाउंट सीज क्यों कर दिए? कोई नोटिस? कह रही हाँ यार नोटिस आया है। मैंने कहा दिखा नोटिस, जेल में मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ। नोटिस में लिखा था रिकवरी ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट। याद है लॉ में पढ़ा था ये कंसेप्ट। जो बंदे फ्रॉड करेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके फ्रॉड अमाउंट उनसे लिया जाएगा? जो भी उन्होंने कमाया होगा गलत काम करके, और ये पैसा लेके सरकारी फंड है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें डाल दिया जाएगा। और मेरे फ्रॉड से जिन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था उन्हें इस फंड से कंपनसेट किया जाएगा। तो मेरा 500 करोड़ वाला बिजनेस आइडिया का क्या हुआ? क्या मेरी सारी संपत्ति गई? आवाज सी नहीं आई। लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हें गलत बात सिखा रहा हूं, प्लीज घबराना मत। फ्रॉड करोगे चले जाना जेल, कोई टेंशन नहीं, 2-3 साल रहे आना। अपनी कोई भी संपत्ति इंडिया में मत रखना, हवाले से पहले सारी संपत्ति। समझ आ रही है मेरी भावनाएं? हवाला फेमा मत लगवा लेना, 2 नंबर से सारा पैसा कमन फास्ट। 1% का चार्ज लगता है। दिल्ली के चांदनी चौक में बैठे सारे हवाला कारोबारी, सारा पैसा हवाले से पहले दुबई या कनाडा भेज देना। क्या मेरी बात क्लियर? बीवी को वहीं पे ट्रांसफर कर देना, जा तो कनाडा रहे, जिंदगी के मजे ले, पैसा संभाल। क्लियर है मेरी बात? हमारी एजेंसीज इंडिया की प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, फॉरेन प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती। सर आप तो उल्टे भी काम सारे सिखा रहे हैं। यार देखो मैं लॉ पढ़ाता हूं, मैंने लॉ साथ में इसीलिए रखा, मैं शुरू से 2 पेपर पढ़ाता हूं। मैं चाहता तो सिर्फ ऑडिट पढ़ा सकता था, मैंने कहा मैं लॉ और ऑडिट दोनों पढ़ाता हूं। रीजन बीइंग, ऑडिट पढ़ा रहा हूं, मुझे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने चाहिए और उनसे बचना कैसे है ये भी बताना है आपको। पहले लॉ बताऊंगा ना, लॉ इस पे क्या बोल रहा है। अब आपने पैसा कमा लिया, बाहर भेज दिया, 500 करोड़ कमा के बाहर भेजोगे, 1 नंबर से भेजोगे, 1 नंबर समझ आ रहा है? ईमानदारी से फेमा लग जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वो 36 सवाल करेगा आरबीआई, कहां से पैसा आया, क्यों भेज रही हो। और पता लग गया आप किसी कंपनी के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, आपका पैसा बाहर आरबीआई जाने नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? पैसा बाहर जा ही नहीं सकता, 1 नंबर से तो नहीं जा सकता, 2 नंबर से भेजना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर? तो अच्छा, अब एक और सवाल डिस्कस करते हैं। हाँ जी रवि, कुछ प्रॉब्लम? लाइव सेशन एंडेड, टैब पे आया। हाँ जी, मेरा डाउट सर, एक बात और डिस्कस करती है। आज पढ़ा, किताब तो मैंने उठाई नहीं, नोट्स तो आज पढ़े ही नहीं, हमें नोट्स दे दिए आपको। सर एक बात और बताओ, ऑडिट सबके लिए कराना कंपलसरी है? मेरा डाउट, क्या ऑडिट हर कोई कराता है? आवाज से नहीं आई। एक बात याद रखना, ऑडिट मींस चेकिंग, ऑडिट मींस चेकिंग तभी करानी है जब कोई लॉ बोले। चेकिंग तभी करानी है जब कोई, ऑप्शन 1। एक होता है वॉलंटरी ऑडिट। व्हाट इज वॉलंटरी? नाम से समझाओ।
एक बंदा कह रहा है चल मैं अपनी मर्जी से ही ऑडिट करा लेता हूं, कुछ पागल ही होगा जो ऐसे करता होगा। क्लियर? मेरा डाउट। दूसरा होता है कंपलसरी ऑडिट, नाम पे जाओ बताओ, वो ऑडिट जो किसी कॉमन फास्ट लॉ कहते हैं। अब आ जाओ लॉ की शुरू करते हैं बात। इंडिविजुअल हूं मैं, एक सोल प्रोप्राइटर, कोई लॉ मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, यस और नो? आवाज नहीं आई? तो मेरे को अपना कोई भी अकाउंट्स जो मैं बनाऊंगा उनका कोई ऑडिट कराना जरूरी नहीं। बी, मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरे पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कॉमन फास्ट, कहीं नहीं कहता कि ऑडिट कराना कंपलसरी है। सी, मैं एक कंपनी हूं, मेरे पे कौन सा लॉ लग रहा है? कंपनीज एक्ट कहता है ऑडिट कराना कंपलसरी। अकाउंट्स जो बनाओगे उसका क्या करा देना? एलएलपी हो, पढ़ा है मेरे बच्चे फाउंडेशन में? आपने वो सेक्शन नहीं पढ़ा होगा एलएलपी का, एक सेक्शन है एलएलपी का जो कहता है अगर एलएलपी का कंट्रीब्यूशन या अमाउंट एक लिमिट से ज्यादा हो कैपिटल तो उनको ऑडिट कराना है, हर एलएलपी को ऑडिट नहीं कराना। तो मेरा डाउट, कुछ ऑडिट कुछ एलएलपी को कराना है, कुछ को नहीं कराना। क्या बात क्लियर? अब मेरा डाउट सब बच्चों से, प्लीज बोर्ड पे देखना, ये किस चीज का ऑडिट हो रहा है? अब अकाउंट्स का। क्या बात क्लियर है? यस और नो? इसे बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो अकाउंट्स का ऑडिट है उसको बोलते हैं स्टैट ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज और एलएलपी कराती हैं, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कराती है अपना कोई स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कराते, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। स्टैट्यूट माने इंडिविजुअल्स का कोई लॉ ही नहीं है, कोई स्टैट्यूट ही नहीं है, तो कहां से आएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट? पार्टनरशिप फर्म का स्टैट्यूट तो है पार्टनरशिप एक्ट, बट उसमें ऑडिट के बारे में लिखा ही नहीं है। कंपनीज का स्टैट्यूट है कंपनीज एक्ट, वो कहता है करवाना है तो वो बन गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। एलएलपी का स्टैट्यूट है एलएलपी एक्ट 2008, वो कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट कराओ तो कराना है। क्लियर? मेरा इसके लिए सीए को बुलाया जाता है, सीए आके चेकिंग करता है अपने क्या लगा के, मेरे बच्चे बोलो स्टैंडर्ड्स ऑन। अच्छा, ये सीए जब ऑडिट कर देता है तो ये ऑडिटेड अकाउंट्स कॉमन फास्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट कहां जाती है? आरओसी के पास भी जाती है और पब्लिक को भी दिखाई जाती है, शेयर होल्डर्स को भी दिखाई जाती है। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगा के, क्लियर? और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट आरओसी के, ऑडिटेड अकाउंट्स और रिपोर्ट आरओसी के पास जमा होते, शेयर होल्डर्स को दिखाए जाते हैं और कॉमन फास्ट। सीए नहीं दिखाता, सीए का काम ऑडिट करके चले जाना अपने घर, आरओसी के पास जमा कराना सीए का काम है या कंपनीज का काम है? क्या मेरी बात समझ आ रहा है? कंपनीज का काम है। क्लियर? अब सवाल एक आया, सब बच्चों ने ग्रुप 1 पढ़ा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, ग्रुप 1 पढ़ा है तो आपको याद होगा। मेरा डाउट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट्स और टैक्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड को लेके अकाउंट्स कहते हैं दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल है, बट टैक्स सिर्फ एक ही मेथड अलाउ करता है, WDV। रेट्स के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा है, यहाँ रेट चलते हैं, वहां ब्लॉक ऑफ एसेट का रेट चलता है, थोड़ा थोड़ा टैक्स आता है मेरे को भी, ठीक है? हाँ, मेरा डाउट, यहां पे ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकता है और ऑनलाइन भी अकाउंट अलाउड है। यहां पे जो ट्रांजैक्शन से कैश पे लिमिट है, एक लिमिट है, इससे ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर कैश में करा तो डिसअलाउ हो जाता है वो। मैं ठीक वर्ड यूज कर रहा हूं? मेरा डाउट, और बताओ, ये अक्रूवल बेसिस पे चलती है, ये कैश बेसिस पे चलती है, यानी अकाउंट्स बनाने का तरीका दोनों का सेम है या थोड़ा सा अलग है? थोड़ा सा अलग है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अब कैश बेसिस पे के बच्चों के मन में ना सवाल आ गया, जब मैंने बोला अक्रूवल वो कैश, आप बताना इनकम टैक्स में जो हम टैक्स देते हैं वो कौन सी सेल्स पे देते हैं? जो सेल्स हमने एक्चुअल में कर दी, जो पैसा हमारे पास एक्चुअल में आ गया उस पर टैक्स देती है, ये जो अभी आया ही नहीं अनअर्न्ड है उस पर भी टैक्स दे देती है। रिसिप्ट बेसिस पे चलता है टैक्स और अकाउंट्स किस पे चलते हैं? अक्रूवल बेसिस। फर्क है दोनों लॉज में। क्या बात क्लियर? अब मेरा डाउट, कंपनीज क्या करें? शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को जो अकाउंट्स दिखाए जाते हैं वो तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना के दिखाए जाते हैं, यानी जो कंपनीज एक्ट वाले अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो सीए ऑडिट करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो अकाउंट्स इनकम टैक्स के हिसाब से बनते हैं या कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनते हैं? भाई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से और एलएलपी है तो
एलएलपी एक्ट के हिसाब से। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है जो आप अपनी एक्ट के हिसाब से अकाउंट्स बनाओ, क्लियर। बट अब सवाल आता है, इनकम टैक्स कहता है जी मैं इन अकाउंट्स को अलाउ नहीं करता, मेरे अकाउंट्स मेरे हिसाब से बनाओ। तो कंपनीज बेचारी क्या करती हैं, कॉमन फास्ट एक दोबारा अकाउंट बनाती है, किसके हिसाब से, टैक्स पर्पस के लिए दोबारा पीएनएल बनाती है, दोबारा बैलेंस शीट बनाती है। क्या बात क्लियर। एलएलपी को भी दोबारा बनाना पड़ता है। एक अकाउंट्स तो एलएलपी ने एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया और दूसरा टैक्स पर्पस के लिए बनाया, इसका भी ऑडिट करवाना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है इसे बोलते हैं टैक्स ऑडिट। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये भी कौन करता है, बट इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लगते। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या इनकम टैक्स एक्ट कंप्लाई हो रही है ठीक से, जो इनकम टैक्स एक्ट के रेट्स और रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। ये रिपोर्ट जब बनती है ऑडिटेड अकाउंट्स प्लस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलना, ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट वाली को बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों आरओसी के पास जाती हैं, शेयर होल्डर के पास जाती हैं, पब्लिक के पास जाती है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। ये सिर्फ किसके पास जाती है भाइयों और बहनों, पब्लिक को भी नहीं दिखाई जाती है। क्या बात क्लियर। तो इसका मतलब क्या कंपनीज को 2 बार ऑडिट करवाना पड़ता है, आवाज नहीं आई, एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक बार, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब कंपनीज एक्ट वाले अकाउंट्स चेक करवाओ और टैक्स ऑडिट का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से जो अकाउंट्स बनाए उनको चेक करवाओ। अब बात करते हैं इंडिविजुअल, इन दोनों को तो 2-2 ऑडिट करवाने हैं, यस और नो। अब इन दोनों की बात करो, इंडिविजुअल और फर्म को कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कराना होता, बट अगर ये एक लिमिट पूरी कर दे जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी है तो इन दोनों को भी अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। बताओ इंडिविजुअल का टर्नओवर अगर 2 करोड़ का है, ये 2 करोड़ की उसकी इनकम, ऐसे ही कुछ था ना 44 एडी था ना, 44 एडी कितना 2 करोड़ थी, मुझे मैं हो सकता है मैं गलत हूं, 10 हो गया, चलो 10 सीआर मान लेते हैं। कोई इंडिविजुअल जिसकी टर्नओवर 10 सीआर है या इनकम टर्नओवर किसी इंडिविजुअल का 10 सीआर है तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना, स्टार्ट ऑडिट नहीं करवाना लेकिन टैक्स ऑडिट कराना। पार्टनरशिप फर्म की भी एक लिमिट है, मान लो 10 करोड़ ही मान लेते हो, उसकी भी अगर 10 करोड़ का टर्नओवर किसी पार्टनरशिप फर्म का है तो उसको भी कॉमन फास्ट टैक्स ऑडिट करवाना। बेटा स्टार्ट ऑडिट जितना बड़ा होता है टैक्स ऑडिट उतना छोटा सा होता है। क्या बात क्लियर। मेरा डाउट, टैक्स ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सम अप करना प्लीज, मेरे लिए सम अप करना, हाँ जी जल्दी से प्लीज। वॉलंटरी ऑडिट क्या होता है, कॉमन फास्ट, कंपल्सरी ऑडिट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई लॉ स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने को नहीं कहता, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर ये एक लिमिट सेटिस्फाई कर दे इन्हें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या बात क्लियर। अब कंपनीज और एलएलपी की बात करो, इनके अपने अपने एक्ट इन्हें स्टार्ट ऑडिट कराने को भी बोलते हैं और इनकम टैक्स एक्ट इनको। अब यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट जो 2 एक्ट है ना वो स्टार्ट ऑडिट के लिए भी बोलते हैं और टैक्स ऑडिट के लिए भी बोलते हैं। नहीं, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट सिर्फ स्टार्ट ऑडिट के लिए बोलते हैं और इनकम टैक्स एक्ट टैक्स ऑडिट के लिए बोलते हैं। क्या बात क्लियर। तो सर आपने इंडिविजुअल्स की बात कर दी, फर्म की बात कर दी, कंपनी की बात कर दी, एलएलपी की बात कर दी, हाँ और पूछो सर गवर्नमेंट सेक्टर की प्लीज थोड़ी सी बात करो ना हमसे। गवर्नमेंट सेक्टर पे 2 मिनट बात चले, उससे पहले एक सेक्टर और आता है मेरी नजरों में, एनपीओ सेक्टर। एनपीओ सेक्टर, हाँ जी, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, मस्जिद, हाँ जी, चैरिटी होम्स, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। सर अब इनके बारे में भी प्लीज बताइए ना, क्या इनको भी ऑडिट कराना होता है। सर 2 पार्ट में डाली, पहले देखना पड़ेगा ये किस स्टैट में, कॉमन फास्ट, मेरे बच्चे हो तो पूरा प्रोविजन ढंग से बोलो। सर पहले देखना पड़ेगा ये कौन से लॉ में रजिस्टर्ड है। ज्यादातर ये लोग ट्रस्ट होते हैं, कहीं इनमें से सोसाइटीज होती है और कोई सेक्शन 8 कंपनीज भी हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनीज पढ़ा है लॉ में, सेक्शन 8 कंपनीज भी हो सकते हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, मस्जिद ट्रस्ट के फॉर्म में भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और सोसाइटी के फॉर्म में भी। अब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल है,
सोसाइटी है तो सोसाइटी एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनी है तो। सर क्या इनके स्टैट ऑडिट कंपलसरी है? आंसर इज यस। इनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना इनके लॉज बोलते हैं, इनके लॉज। अब इधर आओ, क्या टैक्स ऑडिट भी कराना है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स एक्ट भी इन तीनों को ऑडिट कराने को, तो एनपीओस को स्टार्ट ऑडिट भी कराना है और टैक्स। एक और बता रहा हूं, इनको बाहर से बहुत पैसा आता है एनपीओस को। गोरे ना हमारे पे दया करते हैं, देखो बेचारे कितने गरीब इंडियंस, वो बाहर से डोनेशन भेजती है। अब बाहर से डोनेशन आ रही है तो फेमा एप्लीकेबल हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। वो भी कहता है क्या करवाओ, देखना है कि फेमा फॉलो हुआ या नहीं हुआ। तो एनपीओस का भी ऑडिट होता है। क्लियर? मिरर कौन करता है सर? अगेन कमन फास्ट, सीए। सर आप सीए करी जा रहे हो, बेचारे जो बच्चे सीएस करते हैं, सीए में करते हैं, उनकी सालों की कोई इज्जत नहीं है, सारे ऑडिट तो सीए कर रहे हैं। अब देखो मैं क्या बोलूं तुम्हें, चलो तुम्हें बता देता हूं, चलो तुम्हें, अब वो बच्चे नाराज ना हो, क्योंकि ये क्लास हो सकता है यूट्यूब पे जाए और वो भी देख रहे हो, हाँ देखो ये देखो सीए की तारीफें हो रही है। नहीं मेरे बच्चों, अगर आप सीएस वाले भी हो या आप सीएमए वाले भी हो, आपकी भी मैं बात करता हूं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, आप भी मेरे बच्चे हो। देखो बेटा, हाँ जी, अकाउंट्स का कौन सा ऑडिट, जल्दी बोलो, कौन करेगा? इनकम टैक्स के हिसाब से कौन सा ऑडिट होगा, कौन करेगा? डन, पक्का? अब ध्यान से वर्ड समझना, 2 वर्ड्स बोल रहा हूं, थोड़े समझ आए तो समझने की कोशिश करना। बिग कंपनीज को ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को एक सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या कराना पड़ता है? सेक्रेटेरियल, नाम पे जो सेक्रेटेरियल मतलब लीगल ऑडिट, जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि कंपनी ने लीगल फॉलो किया। जैसे बायबैक कर रही है, बायबैक की कंडीशन थी ना, जर्नल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करो, आर्टिकल अलाउ करे, फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए, 25% से ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये कंडीशंस फॉलो हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये कौन चेक करेगा? सीए नहीं चेक करता, सीए कहता है क्या, सीए पता क्या चेक, अब सीए आ गया बायबैक चेक करने, सीए ने तो बायबैक की सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज देखनी है और लॉ थोड़ा ऊपर से देख लेना है बस, लेकिन इन डेप्थ लॉ की चेकिंग करता कौन है बताओ? सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर सिर्फ ये देखता है कि कंपनी ने लॉ और सेबी की रेगुलेशन, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करी है या हर कंपनी को नहीं कराना होता सेक्रेटेरियल ऑडिट, सिर्फ बड़ी बड़ी लिमिट से ज्यादा की कंपनियों को करवाना, और वो सिर्फ कौन करेंगे? मेरे सीएस। ठीक है, अब एक और भी है, कौन सा भाई, इसकी भी बात कर लो, इसकी भी बात कर लो। कंपनी को अपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, कॉस्टिंग की क्लास करी हो बच्चों ने, प्रोसेस अकाउंट, लेबर अकाउंट, मटेरियल अकाउंट, ओवरहेड अकाउंट, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ही ना? मैं भी आपकी बिरादरी से हूं, मेरे को सारे सब्जेक्ट्स पता है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। ओके, अब बताओ कॉस्ट अकाउंट्स ठीक से बने या नहीं बने? इसके लिए हर कंपनी को नहीं, हर कंपनी को नहीं, याद है 148 में पढ़ा था, कुछ लिमिट्स, जिनकी एक लिमिट से ज्यादा की जो कंपनी है उन्हीं को अपना क्या कराना है। और कॉस्ट ऑडिट कौन करते हैं मेरे कॉमन फास्ट? सीएमए भाई। क्या क्लियर? सीएमए भाई को टैक्स ऑडिट भी अलाउ कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि इन्हें टैक्स की भी अच्छी नॉलेज होती है, तो इन्हें टैक्स भी दे दिया। टैक्स ऑडिट सीए सीएमए कर सकते हैं, नहीं तो सीएमए भाई सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करेंगे और सीएस भाई सिर्फ कौन सा ऑडिट करेंगे? मेरा डाउट, इसीलिए अगर साल में 50,000 बच्चे सीए में एंट्री लेते हैं तो यहां पे सिर्फ 10 या 20,000 बच्चे आते हैं। ज्यादा वैल्यू भी नहीं बोलना, मैं नहीं कहता कि सीए ज्यादा अच्छा कोर्स है, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, बट सीए एक ऐसा पर्सन है ना जो हर कंपनी को ऑडिट कराना है, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी। साला किसी कंपनी ने सिर्फ 10 रुपए का माल भी बेचा है ना, तो भी ऑडिट कराना है। और कौन करेगा? इंडिया में जितनी प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सबका ऑडिट होगा, सीए करेगा स्टैट ऑडिट। और सिर्फ कंपनीज का क्यों, एलएलपीज का भी कौन करेगा? और एनपीओस का कौन करेगा स्टैट ऑडिट? सीए। सीए के पास तो टाइम ही नहीं होता इतना, उसके पास बेचारे के पास
काम होता है। क्लियर? मेरा डाउट सर, आपने एनपीओ सेक्टर की बात भी हमसे डिस्कस कर ली, सीए भाई की बात भी डिस्कस कर ली। सर एक सेक्टर रह गया आप जो आपने आज तक अभी तक बात नहीं करी, कौन सा सेक्टर? क्या गवर्नमेंट को भी अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? हाँ भाई, रेलवे की बात करो, रेलवे को कितना ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, कितना खर्चा है, अकाउंट्स बनाएगा रेलवे अपने? आवाज नहीं आई? डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करता है, अकाउंट्स बनाएगा अपने? उसका रेवेन्यू कुछ नहीं होता, सारा खर्चा ही होता है उसका सारा। मेरा डाउट बेटा, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सड़कें बना रही है, क्या कितना खर्चा सड़कों पे कर रही है, अकाउंट्स बनाएगी इसके लिए? मेरा डाउट रेलवे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके अकाउंट्स बनेंगे? भाई देखना तो पड़ेगा ना इनमें जजेस की सैलरीज कितनी है, खर्चे क्या क्या हुए। गवर्नमेंट सेक्टर भी अकाउंटिंग करती है। मेरा डाउट, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है, इसका भी क्या ऑडिट होगा? इसका तो हमसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो स्कैम, गवर्नमेंट स्कैम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कोई दो गवर्नमेंट स्कैम पॉपुलर, चारा स्कैम, फॉडर स्कैम जो लालू प्रसाद यादव ने किया। व्हाट वाज फॉडर स्कैम पता है आपको? लालू प्रसाद यादव ने दिखाया कि मैं चारे के लिए पैसा ले रहा हूं। मेरा फॉडर स्कैम, चारे के नाम पे उसने घोटाला कर दिया। चारा कौन कौन खाता है पता है आपको? अब गायें कहाँ होंगी? गायें कहाँ होती हैं? गायें क्या बोलते हैं उसको? तबेला बोल दो, तबेला नहीं बोलते वैसे, गौशाला या तबेला, कुछ भी बोलो। लालू प्रसाद यादव ने नकली तबेले दिखाए स्कूलों के एड्रेस। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसने नकली गौशाला कहां दिखा दी? स्कूलों के, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स थे उन्होंने सब में कागजों में लिख रखा है ये गौशाला है, यहाँ पे 2000 काउज हैं, यहाँ पे 500 काउज हैं। जितने जिस स्कूल में बच्चे थे ना, उसने उतने काउ दिखा दी वहां पे। 2000 बच्चे पढ़ते, झारखंड बिहार के किसी स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, उसने दिखा रही यहाँ 2000 काउज हैं, इनके लिए चारा चाहिए, 20 करोड़ का चारा इस गौशाला को चाहिए। पटना के किसी स्कूल के अंदर 700 बच्चे पढ़ते, 700 काउज हैं, इनको इतना चारा चाहिए। ऐसे उसने फॉडर स्कैम किया था। क्या बात क्लियर? इसके अलावा मेरा डाउट 2G स्कैम, 2G स्कैम। अब 2G स्कैम क्या था बेटा? आज 5G आ गया है ना, 5G आया, लेकिन 5G से पहले 4G, 3G और उससे पहले 2G। ये टेक्नोलॉजीज होती है क्लास। 2G, 3G, 4G, 5G, दीज आर टेक्नोलॉजीज। इंटरनेट की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, अपग्रेडेशन है। जब 2G पहली बार इंडिया में आई, टेक्नोलॉजी आई, तो मेरा सवाल, टेक्नोलॉजीज इंडिया में कैसे आती है? बात को समझना। ये टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट परचेज करती है टेक्नोलॉजी बाहर से, और गवर्नमेंट फिर उसकी ऑक्शन करती है। एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग गवर्नमेंट से ऑक्शन में टेक्नोलॉजीज लाइसेंस के रूप में कुछ सालों के लिए परचेज करती है। मान लो 2G टेक्नोलॉजी एयरटेल ने परचेज कर ली 700 करोड़ रुपए में, अब 2G नेटवर्क एयरटेल देगा। ऐसे ही वोडाफोन ने भी 2G नेटवर्क परचेज कर लिया गवर्नमेंट से 3 साल के लिए, अब 3 साल तक वोडाफोन को भी अलाउड है वो भी 2G सर्विसेज। BSNL नहीं परचेज कर पाया ये सर्विस, तो BSNL पर 2G नहीं चलेगा। बात समझ आया? तो दे परचेज दिस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम गवर्नमेंट, इन्हें लाइसेंस मिलता है कि इतने साल तक आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अब बेटा गवर्नमेंट इसकी क्या करती है? ऑक्शन। एयरटेल, वोडा, जितनी भी टेलीफोन कंपनीज हैं, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है, सब इस ऑक्शन में बैठती है, जाके जो हाईएस्ट बिड करेगी उसको मिलेगा। अब मेरा डाउट, अब गेम समझना, इसमें क्या हुई गेम समझना। जो उस समय का टेलीकॉम मिनिस्टर था, साउथ इंडियन था यार, टेलीकॉम मिनिस्टर, आप अभी भी देखना, अभी भी वो साला मंत्री, साला मैं बोल रहा हूं, मेरे को गुस्सा है उसके ऊपर। हमारे गवर्नमेंट का कितना पैसा उसने खराब किया, अब अभी भी मंत्री है, जेल नहीं गया, देख लो। तो लालू प्रसाद यादव कौन से जेल है? वो भी तो घूम ही रहे हैं, चले जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। तो इसने क्या किया? टेलीकॉम मंत्री ने अपने खास खास लोगों को बोला, मेरा डाउट, बेड लगाओ अपनी जो इसकी, जो जैसे मान लो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो वोडा ने इसको बोला, सर टेलीकॉम मिनिस्टर 2G हमें दे दो, पर्सनली बोला, ऑक्शन से पहले ही बोल दिया हमें दे दो, कमन फास्ट। तो इसने क्या किया? उसको बोला, मान लो बेड, एक जो बेड, एक एग्जांपल लेते, बेड लगनी थी 1 लाख करोड़ की, एग्जांपल है। इसने बोला वोडा को, मिनिस्टर ने बोला तो एक काम कर 40,000 की बेड लगा। तो इसने बोला सर लेकिन वैल्यू ऑफ बेड तो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख करोड़। कहता तू 40 की लगा, 60 मेरे को दे दे। बात समझ आ रही है किसी को? 60 मेरे को दे दे, तू कम की बेड लगा,
तेरे को ही दूंगा मैं लाइसेंस। इसने लाइसेंस बिना ऑक्शन के अपने फेवर में जो लोग थे उन्हें दे दिया। अब इसे गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ? कोई बच्चा जरा हिसाब लगाए, लाइसेंस अगर 1 लाख में बिकता तो ये 1 लाख करोड़ किसके अकाउंट में जाता है? बट लाइसेंस सस्ते रेटों पे बिका तो क्या मैं बोल सकता हूं अपॉर्चुनिटी लॉस किसको हुआ? गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ से ऊपर का अपॉर्चुनिटी लॉस था 2007-8 में। साला बोलना गलत है क्या? ये 2 लाख करोड़ अगर वाकई हम लोग, किसका पैसा था ये 2 लाख करोड़? अगर आता तो गवर्नमेंट के पास आता, सिटीजन के डेवलपमेंट पे लगता। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या, उसमें भी नहीं छोड़ा, इसको भी नहीं छोड़ा। अरे कोई भी स्कैम, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठा के तो देखो, हर प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलेगा? स्कैम। सर ये ऑडिट कौन करती है? ये ऑडिट करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रवि फिर से वही, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लाइव सेशन एंडेड लिखा आ रहा है, ठीक है। मेरा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसका क्या मतलब है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये एक टाइटल है, ये एक टाइटल है। फिलहाल मान लो एग्जांपल, इस पे अश्मीत सिंह बैठे हैं, मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, मैं इंडिया का कौन हूं? कमन फास्ट CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ। तो जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, सबका ऑडिट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी अपनी टीम होगी, उस टीम में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिटर्स होंगे। ये गवर्नमेंट ऑडिटर CA नहीं होंगे, बट इनके पास भी CA जैसी कमन फास्ट स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी। मैं अपने गवर्नमेंट ऑडिटर्स को भेजा करूंगा क्या करने? कमन फास्ट गवर्नमेंट सेक्टर का क्या करने? ऑडिट करने। CA नहीं करते गवर्नमेंट सेक्टर का ऑडिट। कौन करता है? अभी मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑडिटर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा आपको गवर्नमेंट ऑडिटर का एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। आप हिमाचल में कोई जगह जहां पे इनका इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का बहुत बड़ा, वहां पे आपको 1 साल रहना पड़ता है। आपको सारे गवर्नमेंट अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उन्हें चेक किया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। देन यू बिकम अ गवर्नमेंट ऑडिटर। नहीं नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज अ, उसका ऑडिट तो ऊपर सिखाया था CA करेगा। क्या बात क्लियर? उस CA को अपॉइंट CAG कर देता है, वो बात हम लॉ में पढ़ते हैं, बट करेगा तो कौन? वो तो स्टार्ट ऑडिट जो ऊपर पड़ा वही हो। गवर्नमेंट कंपनी का तो क्या होगा? स्टार्ट ऑडिट ही होगा। क्या बात क्लियर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, मैं बात किसकी कर रहा हूं? गवर्नमेंट की जितने भी बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का कुछ भी है, उसका ऑडिट CAG करेगा। अपने किसके थ्रू? कमन फास्ट। आवाज नहीं आई? गवर्नमेंट ऑडिटर्स के थ्रू। अब गवर्नमेंट ऑडिटर्स की ना शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि बच्चे नहीं बनते आजकल गवर्नमेंट ऑडिटर। सैलरी तो मिलती है, यंग लड़के नहीं आ जा रहे, यंग बच्चे CA बनने में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट ऑडिटर बनने में आजकल लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो CAG ने CA इंस्टीट्यूट से बात करी कि यार मेरे पास गवर्नमेंट ऑडिटर्स की शॉर्टेज है। तो CA इंस्टीट्यूट ने बोला आप क्या चाहते हो? तो CAG ने CA इंस्टीट्यूट को बोला आप क्या अपने इंडिया के कुछ CA फर्म्स जो अच्छे हैं, मुझे उनका नाम रिकमेंड करोगे? मैं उनकी सर्विसेज लेना चाहता हूं। तो इंस्टीट्यूट ने अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में जितने भी CA फर्म्स हैं उसमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट किया और उनकी लिस्ट बना के किसको दे दी? CAG को। CAG ने उस लिस्ट को वेरीफाई किया, उन ऑडिटर्स के बारे में पता किया, मार्केट में क्या रिपोर्ट है, कैसी रेपुटेशन है, और उनको अप्रूव कर दिया। वो CA फर्म्स बन गए पैनल ऑडिटर्स। नाउ व्हाट इज पैनल ऑडिटर्स? ये CAG के पैनल पे लिस्ट हो गए हैं ये CA फर्म। मान लो एक CA फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स, ठीक है, ये फर्म CAG के पैनल पे लिस्ट हो गया। अब इसका फायदा इसको क्या होगा? किसी गवर्नमेंट बॉडी का ऑडिट अभी तक कौन कर रहा है? कोई बच्चा बताएगा? CAG किसको भेजता है? अगर CAG को लगता है कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑडिटर की शॉर्टेज है, तो वो किसको भेज देगा दोस्तों? बोलो। पैनल ऑडिटर की। पैनल ऑडिटर मतलब कमन फास्ट कोई CA फर्म, किसी भी CA फर्म को भेज देगा, या जो उस पैनल में उसकी लिस्ट में होंगे उन्हीं में से किसी को भेजेगा। क्या बात क्लियर? ये लिस्ट कहां से आई CAG के पास? ICAI ने भेजी, उस लिस्ट में से CAG ने कुछ CA को शॉर्ट लिस्ट किया कि ये बढ़िया है। अब ये जो पैनल ऑडिटर्स हैं, मेरा डाउट, ये है तो CA फर्म्स,
तो क्या ये नॉर्मल कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं, या ये सीएजी के पैनल में आ गए तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज का करेंगे? दोनों का कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज का भी कर सकते हैं और नॉर्मल कंपनीज का भी कर सकते हैं। मैं एक दिन पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चा, जब मैं ये बातें कर रहा ना, एक बच्चा बड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा। मैंने कहा कोई डाउट? कहता है मेरा डाउट। मैं कहा बोल बेटा। सर सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा हाँ। सर इसका ऑडिट कौन करेगा? मैं कहा बेटा सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, इसका ऑडिट कौन करेगा? सीएजी के गवर्नमेंट ऑडिटर। कहता सर गलत बोल रहे हो। मैंने कहा क्या गलत बोल दिया बच्चे मैंने? कहता मेरे सीए फर्म के पास है इसका ऑडिट। हमारे सीए फर्म के पास है इसका ऑडिट। हमारा सीए फर्म कोई गवर्नमेंट ऑडिटर थोड़ी ना है। फिर मैंने क्या बात बोली? मैंने कहा बेटा अपने सर से जाके पूछना, तुम्हारा सीए फर्म एक पैनल ऑडिटर होगा, अपने सीए से पूछ लो। नहीं पूछना हो तो सीएजी की वेबसाइट पे पैनल ऑडिटर की लिस्ट डाउनलोड कर लो, उसमें तुम्हारे सीए फर्म का नाम होगा। क्या बात क्लियर? अब सर एक सवाल आता है, जब कोई सीए पैनल ऑडिटर बन के ऑडिट करने जाता है, किसका ऑडिट करने जाता है मेरे बच्चों? तो सीए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगा के ऑडिट करता है, या सीएजी जैसे ऑडिट करने की इंस्ट्रक्शंस देता है वो फॉलो करता है? क्या बात समझ आए? सीएजी पूरा क्राइटेरिया दे देता है उसको कि ऐसे ऑडिट करना है, ही हैज टू फॉलो दैट क्राइटेरिया। अब इसका पैटर्न ज्यादा चल रहा है, गवर्नमेंट ऑडिटर जैसे जैसे शॉर्ट पड़ते जा रहे हैं, पैनल ऑडिटर्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो मेरा डाउट, मैंने आपके साथ पैनल ऑडिटर गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात कंप्लीट कर ली। किसी को? हाँ हाँ, मेरा डाउट, सीएजी 1860 से है इंडिया में, आईसीए तो 1949 में बना। पहले इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऑडिट हुआ करते थे, ठीक है? प्राइवेट में तो लोग काम ही नहीं होते थे। कंपनीज एक्ट 1913 जब आया था ना, आज तो 2013 चल रहा है, उससे पहले 1956 था, उससे पहले इसमें कंपलसरी हुआ था अकाउंट्स बनाना। इस एक्ट में कंपलसरी हुआ था अकाउंट्स बनाना। क्लियर? फिर जैसे जैसे लोगों ने प्राइवेटाइजेशन आया, लोगों ने बिजनेस करने शुरू करे, तो फिर 1934-35 में हिस्ट्री कहती है ऑडिट कंपलसरी करने का सोचा गया। लेकिन सीएजी ने बोला मैं नहीं करूंगा ऑडिट, आई डोंट हैव द टाइम, मैं नहीं करूंगा, मैं तो, मेरा सारा फोकस किस पे है सिर्फ। तो फिर उस समय देखो बात को समझना, उस समय क्या हुआ 1934-35 में, जब प्राइवेट सेक्टर का ऑडिट करने का मूड बना कि प्राइवेट सेक्टर्स का ऑडिट होगा, तो फिर क्या हुआ? आईसीए तो 49 में आया, अभी तो 20 साल पड़े थे आईसीए को आने में। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया? इस पीरियड में 1913-14 से ही ऑडिट शुरू हो गए मान लो। इस पीरियड में ऑडिट किसने करा? जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के तो सीएजी कर रहा था, वो तो 1860 से कर रहा है ऑडिट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर नॉर्मल कंपनीज के ऑडिट, क्योंकि टाटा स्टील का नाम आपने सुना हो, टाटा स्टील तो 1886 की बनी कंपनी, इसका ऑडिट कौन कर रहा था इस पीरियड में? इस पीरियड में हुआ करते थे लाइसेंस्ड ऑडिटर या ऑडिटर होल्डिंग सर्टिफिकेट, ऐसे भी बोलते थे, ऑडिटर होल्डिंग सर्टिफिकेट। मतलब मैं आपको जरा प्रैक्टिकली बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो 1920 में मैं क्वालिफाइड लड़का हूं, मेरा मन कर रहा है ऑडिट करने का, तो व्हाट आई हैव टू डू, बॉम्बे में इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो ये सर्टिफिकेट ग्रांट करता था कॉमर्स के बच्चों को। तो मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना पड़ता था, वहाँ एक एग्जाम पास करना पड़ता था, कुछ दिनों की मेरी वहाँ ट्रेनिंग हुआ करती थी और मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब मैं गवर्नमेंट ऑडिटर हूँ या प्राइवेट ऑडिटर हूँ? आई एम गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं हूँ, मैं किसका हूँ? कॉमन फास्ट। मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, मैं प्राइवेट सेक्टर का क्या कर सकता हूँ? कॉमन फास्ट। ही वॉज जस्ट लाइक अ कॉमन फास्ट सीए, ही वॉज जस्ट लाइक अ सीए। बॉम्बे जाके, पहले बॉम्बे से पहले इधर यूपी में कहीं मिला करता था, मध्य भारत में मिलता था, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गया ब्रिटिशर्स के टाइम में। जिनको सर्टिफिकेट मिलता था वही इंडिया की कंपनी इसका ऑडिट करते थे। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या बात क्लियर? मेरा जब ये नंबर ऑफ ऑडिटर्स बढ़ते जा रहे थे, देन वी फेल्ट अ नीड कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इनके ऊपर नजर रख सके। तो 1949 में वी मेड आईसी कॉमन फास्ट, और आईसीएआई ने बोला अब इंडिया में ऑडिट कौन करेंगे? तो इन लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, साला हम कर रहे हैं 30-30 सालों से ऑडिट और अब कहते हो ओके। तो आईसीएआई ने क्या बोला था पता है?
You guys are the first chartered accountants of India. जितने भी, समझ आया कौन से वाले, जिनके पास सर्टिफिकेट था 1925, 30, 35, 40 वाला, उन्हें सीए बन, उन्हें इंडिया में क्या कंसिडर कर लिया गया, किसकी तरह? उन्हें सीए नहीं बोला जाता था, बट उनकी वैल्यू किसके बराबर थी? सीए की तरह। सीए तो 49 के बाद आए, बट उससे पहले के जितने भी लोग थे जिनके पास वो सर्टिफिकेट था, दे वर इक्वली वैलिड एज कंपेयर टू सीए। आप अभी जो लॉ पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट 2013, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956। आज ऑडिट कराना कंपलसरी है। कौन करता है? सीए। इसमें भी लिखा था ऑडिट कराना कंपलसरी है, इसमें लिखा होता था, क्योंकि ये 1956 का लॉ था, इसमें लिखा था सीए कर सकता है या पर्सन होल्डिंग सर्टिफिकेट कर सकता है। आप गूगल कर लेना कभी अगर आपको पुराना चेक करना हो तो। या 2 लोगों को अलाउड था। मुझसे बच्चे कहते थे सर सीए के अलावा ये पर्सन होल्डिंग सर्टिफिकेट कौन है? मैं उनको समझाता था, बेटा ये वो पर्सन है जिनके पास 1949 से पहले, जब सीए इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, जिनको गवर्नमेंट क्या इशू करती थी, जो उस जमाने में ऑडिट करते थे, उन्हें अलाउड है, वो लोग भी ऑडिट कर सकते। सर ये पुराने लॉ में लिखा था, नए लॉ में से क्यों हटा दिया, कोई बताएगा? क्या वो लोग बचे होंगे अब तक? 1920-30 में उनको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सर्टिफिकेट जब मिला होगा तब भी वो 20-22 साल के तो होंगे। अभी 2020 क्रॉस हो चुका है, क्या 100 साल से ऊपर तो साल हो गए हैं भाई साहब, उन्हें वो तो उड़ चुके होंगे जन दुनिया से। तो अभी सिर्फ कौन ऑडिट करते हैं बताओ? हाँ जी, डाउट जी। मैंने जवाब दिया था इस बात का, कोई बोलेगा? पैनल ऑडिटर्स को दोनों ऑडिट अलाउड है, वो सीएजी के गवर्नमेंट ऑडिट भी कर सकते हैं और अपने नॉर्मल ऑडिट भी कर सकते हैं। डाउट नंबर नेक्स्ट। आईसीआई का ऑडिट भी सीए करता है। मेरा आईसीआई का नहीं, मेरे मुंह से सीए निकल गया। आईसीआई एक, अब भाई ने सवाल पूछ लिया, अब इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। भाई एक और कंसेप्ट होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, स्टैट्यूटरी कंपनीज। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? कमन फास्ट, जिनका अपना स्पेशल एक्ट होता है, जिनका अपना स्पेशल एक्ट होता है। इनका ऑडिट कौन करता है? कौन करता है? सीए करता है या सीएजी करता है? इनके एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। हर किसी का अपना एक एक्ट होगा, सबके सेपरेट एक्ट हैं। सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें जो लिखा होगा वो। और अगर उसमें लिखा है सीए करे तो सीए करेगा, अगर उसमें लिखा है सीएजी करे तो सीएजी करे। क्लियर? मेरा आरबीआई के एक्ट को पढ़ो, उसमें जो लिखा होगा वो करेगा। मेरा क्वेश्चन समझ आया? तो इनके रिस्पेक्टिव, आज गूगल पे जाके सब लोग डाउनलोड करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 और उसमें एक सेक्शन उठाएंगे ऑडिट, और देखेंगे कि सीए का ऑडिट, सीए इंस्टीट्यूट का ऑडिट कौन कर रहा है, सीए कर रहा है या सीएजी कर रहा है। गूगल पे, गूगल से नहीं पूछना हु डूज द ऑडिट ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, प्लीज प्लीज डोंट बी जनरल। कहां जाके ढूंढना है? गूगल पे आंसर गलत हो सकता है। सीए एक्ट डाउनलोड करना, उसके अंदर एक सेक्शन होगा सीए। आरबीआई एक्ट डाउनलोड करना, उसमें भी ऑडिट का एक सेक्शन होगा। सेबी एक्ट डाउनलोड करना, उसमें भी ऑडिट का सेक्शन होगा। सबके अंदर ऑडिट का सेक्शन होगा, वहां बता रखा होगा कि उसका ऑडिट कौन करे। मेरा डाउट, मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। किताब तो मैंने शायद हाथ भी नहीं लगाई। क्लियर? मैंने सिर्फ आपके साथ गप्पे मारी और ज्यादा ही हो गई है ना। मेरा सवाल, यस, ये 11 पेज का आपका एक असाइनमेंट है, ऑडिट क्या होता है। मेरा डाउट, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्या क्लियर? मेरा डाउट बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। चैप्टर 1 तो बिल्कुल ही लड्डू सा है, मतलब रीडिंग मारोगे समझ आता जाएगा। टेक्निकलिटीज पता कहां से शुरू होंगी? ऑडिट टेक्निकल कब होता है? मेरा डाउट, ऑडिट में इंग्लिश है, इंग्लिश तो टेक्निकल नहीं है। थोड़ी सी टेक्निकलिटी तब आती है जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ही हैं, इनमें कुछ बातें टेक्निकल ज्यादा है।
तो ऑडिट जहां तक स्टैंडर्ड्स नहीं है वहां तक ऑडिट बहुत इजी है, जहां स्टैंडर्ड्स आ गए वहां थोड़ी टेक्निकलिटीज है। सर कितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, देखने पड़ेंगे। वैसे सर हैं कितने स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 के बीच की रेंज है जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स इंडिया में है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें इतने नहीं पढ़ने, हमें कुछ पढ़ने। आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है जो 2 मॉड्यूल मिले हैं नए कोर्स में, नया कोर्स मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। कोई बच्चा ओल्ड कोर्स का हो, उसके पास अगर पिछला ऑडिट का मॉड्यूल हो तो वहां देखना, वहां 2 मॉड्यूल के साथ एक मोटा सा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट आया करता था, वो मोटा हट्टा कट्टा, उसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स है। ये 50 स्टैंडर्ड्स आपको सारे उसमें मिलेंगे। नए कोर्स में प्रोनाउंसमेंट हटाया हुआ, कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं है, सीधा आपको मॉड्यूल्स देती है। बेसिकली वो प्रोनाउंसमेंट में क्या था, सारे स्टैंडर्ड्स थे। बच्चों को कहा जाता पता रेफरेंस के लिए पढ़ने हो तो पढ़ लो, क्लियर। लेकिन अब नहीं है कोई प्रोनाउंसमेंट, सिर्फ मॉड्यूल में जितना दे रखा है उतना पढ़ना है। हमारी क्लास टिपिकली मॉड्यूल पे चलेगी, मॉड्यूल से 1 इंच भी कम या ऊपर नहीं जाएगी। नॉलेज के लिए मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगा बहुत क्लास में, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ क्या, मॉड्यूल। पेपर सारा मॉड्यूल पे बेस्ड है, मॉड्यूल के बाहर से पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्लियर। तो चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको मेरी बातें समझ आई। जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आगे बात करेंगे। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।